हेलो और स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। पहला चैप्टर लक्ष्मीकांत का हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर हमें यह बता रहा है कि हमारा संविधान बना कैसे था, क्या प्रोसेस थी। पिछले चैप्टर में था संविधान में, आज के हमारे संविधान में सारे इनकॉर्पोरेटेड वो वाले फैक्ट्स, वो वाले प्रोसेस, वो वाले सारे लेजिस्लेशन जो हमारे संविधान में आज दिखते हैं, दिए किसने थे? अंग्रेजों ने दिए थे। सारे उनकी हुकूमत ने जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किए, चार्टर एक्ट पास किए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा 1947। तो इन सब का कल्मिनेशन होता है हमारे संविधान में। अब इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ज्यादा संविधान वर्ड का जिक्र हो रहा है, पहला क्वेश्चन जो आपका मेरे लिए आना चाहिए वो है कि सर ये संविधान क्यों चाहिए? आदित्य सर ये बताओ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी क्या वजह है कि हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट, सबसे ज्यादा सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी का आविष्कार कहते हैं, ये क्यों है, क्यों जरूरत है? तो मैं आपको समझाऊंगा एक कहानी के थ्रू। मान लो आपका एक बड़ा भाई है, कईयों के होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, ठीक है, हो सकता है आप ही बड़े भाई हो। तो आप अपने घर में अपने बड़े भाई के नीचे दब के रह रहे हो। आपका बड़ा भाई आपके ऊपर गुंडागर्दी करता है, आपसे आपका मोबाइल छीन लेता है, टीवी नहीं देखने देता है, कभी आपकी प्लेट में से मैगी खा जाता है, कभी आपको क्रिकेट में अपनी बैटिंग करा के आपको आपकी बैटिंग नहीं देता है। तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए, उनके लिए नहीं है, बड़े भैया के लिए नहीं है, वो तो बड़े हैं, तो वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब मान लो आप एक बार त्रस्त हो चुके हो और आप बहुत बार बोल चुके हो कि प्लीज इतनी ज्यादा बदतमीजी मत करो हमसे, इतना हमको परेशान मत करो, मत सताओ, हम छोटे हैं, हम कमजोर हैं। लेकिन वो नहीं मान रहा। फिर आप गए पेरेंट्स के पास, आपने बोला मम्मी पापा देखो बड़े भैया मुझे ऐसे परेशान करते हैं, हर जगह मुझे कहीं लेके नहीं जाते हैं, मुझे कहीं खिलाते नहीं है और मैं बहुत परेशान हूं। तो फिर ऐसा हुआ, फिर आप क्योंकि पॉलिटी के छात्र हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आपने बोला कि मम्मी मुझे चाहिए एक रूल, एक सेट ऑफ रूल चाहिए मुझे, और इसको आप फ्रिज पे, कहीं दीवार पे, कहीं टेबल पे, कहीं भी चिपका दो कि आप बड़े भैया हो के आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। और साथ ही छोटे भैया के लिए भी रूल है कि आप बड़े भैया के सामने कभी बदतमीजी से नहीं बात करोगे, कभी बड़े भैया का हमेशा सम्मान करोगे, ये सारी बातें। अब अगर ये सेट ऑफ रूल्स ना हो तो आपका तो हनन होता ही रहेगा, ठीक है, आपका हमेशा शोषण होगा, आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हमने अपने लिए बनाया है द लॉ, दैट इज कानून। ये रूल ऑफ लॉ है। और मेरी समझ में आग के बाद, पहिए के बाद ह्यूमैनिटी का जो सबसे तगड़ा इन्वेंशन हुआ है वो हुआ है द रूल ऑफ लॉ। क्योंकि रूल ऑफ लॉ की वजह से अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड बड़े बड़े वर्ड हैं पर इनके मतलब आसान है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, कि आप किसी के ऊपर नहीं हो, आपके एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप कुछ भी करके बच के निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। आपके चाहे अच्छे एक्शन हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर बुरे एक्शन है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यही, इसीलिए हमारा आज की मॉडर्न सोसाइटी, सिविलाइज्ड नेशन, हम सारे डेमोक्रेटिक जितने हम इस परिवेश में रह रहे हैं, यहां पे सबसे बड़ा अगर कोई एक ह्यूमन इन्वेंशन है तो भैया वो रूल ऑफ लॉ है, कि सब इक्वल हैं और सब कानून के दायरे में हैं, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे को संविधान चाहिए था। जैसे हमारे घर में एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि आप शाम को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगे, या आप भैया रात को 11 बजे से पहले आ जाओगे, डिनर साथ में करेंगे, सुबह इतने बजे उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, हर चीज के रूल्स होते हैं। रूल्स से ही हमारी सोसाइटी सिविलाइज्ड फॉर्म में आगे बढ़ती है। अदरवाइज अ सोसाइटी विदाउट रूल्स इज अ सोसाइटी ऑफ सैवेजेस, ठीक है। क्योंकि ये हमको जंगली जानवरों से अलग करता है, हमारा अपने यहां एक संविधान होना। इसीलिए हम कहते हैं भाई ह्यूमंस को कॉन्स्टिट्यूशन का, हर जहां भी वो रह रहे हैं, चाहे रिटन हो अनरिटन हो, किसी भी उनके देश में कैसा भी संविधान हो, उनको उस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सम्मान करना पड़ेगा। और पैदा होते ही उन्होंने अपने आप को इस संविधान के दायरे के अंदर, संविधान के एम्बिट में ले आए हैं। चाहे आप उसको मानो मत मानो, पर आपके ऊपर संविधान लागू होगा और होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा संविधान की नेसेसिटी है। अब नेसेसिटी किसने बोला कि नेसेसिटी है, क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपने अगर वो क्वेश्चंस देखे होंगे
तो या तो आप अभी तक सॉल्व कर चुके होंगे, अगर डाउट है तो भैया पूछ लेना। पर जैसे ये क्वेश्चन था इस साल का जो आया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने? अब इसका आंसर तो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सिंपल, नॉट इवन अ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट देखोगे इसमें तो ईयर आगे मेंशन ही नहीं है, वाह, तो है भी नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात नहीं हुई है, अभी तक बात हुई है खाली सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात होती थी। अब 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार बोला था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। जरा बताना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन बने थे? पिछली क्लास में बताया था मैंने, मुझे 5 वाइस रॉय गवर्नर जनरल्स आपकी जबान पर रटे हुए चाहिए, तो प्लीज बताना जरा वो कौन थे लॉर्ड साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये उसके 1 साल पहले का था, 2022 का। इसमें था जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ टॉपिक्स डिवाइड कर दिए गए थे, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं ये हमारे पास 4 ऐसे टॉपिक हैं, इनमें से हमें ये बता दो कौन से टॉपिक रिजर्व्ड थे, कौन से टॉपिक ब्रिटेन के गवर्नर ने अपने पास रिजर्व रखे हुए थे। तो भैया करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4। ठीक है, खाली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उन्होंने ट्रांसफर किया था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो वहां पे उनके मिनिस्टर और बैठते थे, प्रांतों की विधानसभाओं के जो मिनिस्टर होते थे, उनके पास एक टॉपिक, ये इन चारों में से एक टॉपिक रह गया था जिसपे वो अपना कानून बना सकते थे। बाकी कानूनों पे, बाकी टॉपिकों पे कानून बनाते थे खुद गवर्नर साहब। ठीक है, तो वो हो गए हमारे रिजर्व सब्जेक्ट्स। करेक्ट आंसर इज सी। नाउ इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये 10 साल पीछे जाओ आप, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा वो भैया किस में प्रोवाइड किया था, कौन सी स्कीम में प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इतना पुराना क्वेश्चन है, इतनी बार आप इसको कहीं देख चुके होंगे, मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, और बहुत आसान आंसर है, आपको दिख भी रहा होगा, हो सकता है आंसर चमक गया हो आपको, तो भैया प्लीज इसको बताना जरूर। नाउ एक ये क्वेश्चन है, 2002 का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के ऊपर है। अब क्योंकि आंसर हाईलाइटेड है तो आपके लिए आसान है, पर अगर नहीं आया समझ में तो अगली क्लास में हम इसको फिर से देखेंगे दोनों क्वेश्चंस को। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स विद, आपके जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से है एम एन रॉय साहब की, पर याद रखिएगा 1922 महात्मा गांधी जी ने पहली बार बोला था कि इंडियंस अपने लिए पॉलिटिकल डेस्टिनी अपनी खुद तय करेंगे और अपनी सेल्फ रियलाइज करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, अपनी हमारी जो पॉलिटिकल हमारा फ्यूचर है वो खुद ही तय करेंगे। इसके बाद एम एन रॉय साहब हमारे जो यहां लिखे हैं, तो ये एक कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी सोच वाले थे। साम्यवादी सोच, कम्युनिस्ट सोच यही होती है कि एवरीथिंग इज विद द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो भैया ठीक है, अब इन्होंने बोला कि देखो एक संविधान सभा बनवाओ। संविधान सभा 1934 में ये शख्स बोल रहे हैं कि अंग्रेजों से कि एक संविधान सभा अगर होती तो वो लोग हमारे इंडियंस होते और वो लोग हमारे लिए एक संविधान बनाते, एक कानून बनाते, सेट ऑफ रूल्स बनाते कि अब गवर्नर साहब हर चीज नहीं कर सकते हैं, अब वो कभी भी अपने आप ही कभी कोई वॉर नहीं छेड़ सकते हैं किसी और देश से, बिना देश के मिनिस्टर्स के, बिना देश के लोगों से पूछे हुए, विचार विमर्श करे हुए। ठीक है, संविधान की जरूरत बनने लग गई है। अब संविधान की 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हम ऑफिशियली डिमांड करते हैं, इनके बोलने के 1 साल बाद ही, कि भैया गवर्नर साहब अपनी ब्रिटिश हुकूमत से कहो कि हमें एक संविधान सभा चाहिए, जो संविधान सभा बनाए, जो हमारे लिए संविधान बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद 1938 में, अब याद करो ये ईयर पास आ रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के, वहां पे प्रॉब्लम चलने वाली है यूरोप में बहुत बड़ी, वहां एक बहुत बड़ा दुष्ट आदमी खड़ा हो चुका है और कितने ही लाखों लोगों को परसिक्यूट कर चुका है, अलग अलग देशों से जंग करने वाला है, नाम बताना जरा याद हो तो। ठीक है, तो 1938 में नेहरू जी ने आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे, अकेली इकलौती सबसे बड़ी पार्टी थी वो, तो उस पार्टी के बिहाफ पे खड़े होकर बोल दिया कि देखो भाई सुनो, जो हमारे फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बनेगा विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, अंग्रेज ऑफ कोर्स, अंग्रेज उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। दूसरे, बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, एक संविधान सभा के द्वारा बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के हमारा संविधान बनेगा, पर वो असेंबली के लोग कौन होंगे, वो चुन के आएंगे तो ऑन द मीन्स ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। टफ वर्ड है, तो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है, एडल्ट माने वयस्क, फ्रेंचाइज माने हिस्सेदारी, कि आप वोट दे सकते हो, हर वयस्क वोट दे सकता है। आप याद करो, पिछले बार मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, लोगों के पास वोटिंग सबके पास नहीं थी,
जो अगर कुछ परसेंट टैक्स दे रहा है, जिसके पास कुछ नंबर ऑफ एकर्स ऑफ प्रॉपर्टी है, या जो कम से कम इतना पढ़ा लिखा है, तो ऐसे लोग ही वोट दे पा रहे थे ना। 10% इंडियन पॉपुलेशन वोट दे पानी शुरू हुई थी। ये पिछले एक्ट्स में होता था। इन्होंने कहा कि संविधान सभा जब हमारी बनेगी तो वो सारे लोगों द्वारा, पूरे इंडिया के सारे लोगों द्वारा चुन के बननी चाहिए, तब वो जाके हमारे लिए संविधान बनाए। ये नेहरू जी ने बोला है 1938 में आईएनसी के बिहाफ पे। वाओ। अब इसके बाद आया हमारा 1939। सेम वर्किंग कमेटी थी एक कांग्रेस की। जैसे आप देखते हो हर पार्टी के अंदर एक वर्किंग कमेटी होती है, तो उस कमेटी ने भी बोला कि ऐसा है भाई, संविधान सभा की बात शुरू हुई थी, कहां है संविधान सभा, संविधान सभा चाहिए हमको अभी। ठीक है, 1940 में, अब उधर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है। ठीक है, फ्रांस का डाउनफॉल हो चुका है, फ्रांस हार चुका है। अब इसके बाद जब वो ताकतवर दुष्ट प्राणी जब ब्रिटिश आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था, विंस्टन चर्चिल को एक गठबंधन सरकार का मुखिया चुना गया, पीएम चुने गए। अब वो कोलिशन गवर्नमेंट थी। वो गवर्नमेंट देख रही है कि एक तरफ तो हम या तो अपना यूरोप बचा लें, अपनी इज्जत यहां बचा लें, या एक तरफ इंडिया में हम अपनी कॉलोनी बचा लें। तो इन्होंने 1 अगस्त ऑफर दिया हमको। लॉर्ड लिनलिथगो इनका नाम है। ये जो वाइसरॉय साहब थे उस समय इंडिया के, इनका नाम था लिनलिथगो। ठीक है, बड़े आदमी थे। ये आए, इन्होंने बोला देखो पहली बात तो ऐसा है, इंडिया पार्ट है ब्रिटेन के वॉर का। ब्रिटेन जो वॉर लड़ रहा है अपनी इज्जत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आइलैंड के लिए, उसका पार्ट है 5,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ इंडिया। कि इंडिया आपका सपोर्ट करेगा ब्रिटेन का। तो इंडिया के लोगों ने कहा, किसी ने पूछा, किससे पूछा तुमने, किसने कहा तुमसे? उन्होंने कहा कि तुम हो तो सही हमारे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अब गांधी जी, कांग्रेस, नेहरू जी, इवन जिन्ना, सब लोग इनसे बात कर रहे हैं कि हाउ, वाई, ऐसा क्यों किया आपने? तो इन्होंने 1 अगस्त ऑफर दिया हमको शिमला में, और बोला कि देखो मैं सारे आपके लोगों के साथ तालमेल करना चाह रहा हूं, और मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं। अगस्त में ऑफर दिया था इसलिए कि ऑफर ये है कि जब वॉर खत्म हो जाएगी, तब हम आपसे बात करेंगे कि पावर का ट्रांसफर कैसे होगा, किसको होगा, कौन लोग होंगे। साथ ही जब तक वॉर चल रही है तब तक आप में से कुछ चुनिंदा लोग हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठेंगे, आपकी माइनॉरिटी ओपिनियन का भी ध्यान रखा जाएगा। आपको याद है वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1+4+6 ऐसी वाली चीजें? तो उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हुआ करती थी, जिसकी कोई बात की सुनवाई कुछ नहीं अहमियत होती थी, अब उन लोगों की बात सुनी जाएगी। प्लस साथ में एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना रहा हूं मैं, जो आप मुझे एडवाइस करना कि वॉर में मैं कैसे कैसे काम करूं। तो लीडर्स ने कहा, हमारे लीडर्स ने, भाई तुमसे किसने कहा है वॉर की? हम तुमसे मांग रहे हैं डेयरी मिल्क, तुम हमें दे रहे हो लीची। कोई तुक है? हमने तुमसे क्या मांगा है, तुम हमें क्या दे रहे हो? अगस्त ऑफर रिजेक्टेड, हटो, नहीं मानेंगे। अब इसके बाद हम आगे जा चुके हैं, 1942 आ चुका है, 2 साल हो चुके हैं, और जापानीज हमारे दरवाजे पे खड़े थे इंडिया के। बर्मा रंगून वाज ओवर, मामला खत्म। अब इंग्लैंड की हवा निकली कि ये अब नहीं मानेंगे। लॉर्ड वेवल भी आए, सब लोग आए। इन्होंने तब एक आए लंदन से, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर इनके चर्चिल की कैबिनेट के एक मंत्री जी, इनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये जब आए थे तो अपना मिशन लेके आए थे, क्रिप्स मिशन बोलते हैं इसको। क्रिप्स मिशन में इन्होंने हमसे कुछ कुछ ऐसी बातें मनवानी चाहिए। हमने कहा हम तो नहीं मानेंगे हमने नहीं मानी इनकी बात। तो इन्होंने हमको ऑफर दिया था कि जैसे क्या दिया था कि एक संविधान बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, उसके बाद जो संविधान होगा वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देगा। इसके बाद और पावर देगा कि हमारा एक देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया होगा। साथ ही प्रोविंस, अब जो चौथा पॉइंट था उसमें एक पॉइंट था चौथा वाला कि जो भी प्रोविंस होंगे जो इंडिया का पार्ट नहीं जाना चाह रहे होंगे, जो इंडिया से आजाद होना चाह रहे होंगे, प्रांत, ये सारे, जैसे प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल, प्रिंसली स्टेट ऑफ अजमेर मेरवाड़, या कुछ भी साउथ के ऐसे सारे प्रिंसली स्टेट्स, डेक्कन प्लेटो के, अगर ये ब्रिटिश इंडिया का या आगे आने वाली फ्री इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहेंगे, तब ब्रिटेन इनसे एक सेपरेट अरेंजमेंट में जा सकता है कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। वो राजे महाराजे जो अपने सिंहासन नहीं छोड़ना चाह रहे थे, जो इंडिया से जुड़ना नहीं चाह रहे थे, उन लोगों से क्रिप्स मिशन बोल रहा है। ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर आदमी है बाय द वे, बहुत बड़े जूरिस्ट, बहुत बड़े लॉ के ज्ञाता। तो ये बोल रहे हैं कि हम उन प्रिंसली स्टेट से सेपरेटली हम बात करेंगे कि आपको क्या चाहिए। मुस्लिम लीग ने तो हाथ खड़े कर दिए। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारा इसमें, हम आपसे तब से क्या कह रहे थे और आप जाने क्या ले आए हो।
हम आपसे मांग रहे थे एक सेपरेट पाकिस्तान, एक सेपरेट मुस्लिम पॉपुलेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान था। अब आपने तो हमें जाने क्या दे दिया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्रिप्स मिशन फेल, क्रिप्स मिशन लौट गया, क्रिप्स साहब चले गए वापस। उन्होंने जाके चर्चिल को बताया कि साहब कोई नहीं मानना हमारी बात, कोई मानना ही नहीं चाह रहा है, कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, वो अपनी बात पढ़े हैं, वो अपनी बात पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा काम करो, दोबारा जाओ। अब दोबारा जाते जाते तक उनके 4 साल हो गए। इस बीच में हमारे यहां एक बहुत तगड़ा मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मूवमेंट हो गया। अब ब्रिटेन की हिलने लग गई। लॉर्ड वेवेल ने फोन करके, टेलीग्राम लिख के चर्चिल को बता दिया कि सर अब इंडिया को काबू रखना प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। अब जितना आप सोच रहे हो यहां से धन उगाही करने का, और उससे ज्यादा हमारा रिसोर्स लग जा रहे हैं इनको संभालने में। बात समझो, रोज के रोज कुछ ना कुछ दंगे हो रहे हैं, रोज के रोज कुछ ना कुछ आंदोलन हो रहे हैं। गांधी जी कभी भी जेल चले जाते हैं, जेल से आंदोलन शुरू कर देते हैं, कभी भी आंदोलन रोक देते हैं वो। कैसे आप इतने बड़े लीडर को, इतने बड़े लीडर्स को आप कैसे सोच रहे हो कि इनसे हम और करते चलें बात। उधर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, ब्रिटेन टूट चुका है, ब्रिटेन की इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है, पर किसी तरह अपनी नाक बचा के बस वो खड़े हैं कि हम देखो फर्स्ट क्लास आदमी, हम अंग्रेज, हम ब्रिटेन है, ये सब है। जबकि उनकी कमर टूट चुकी थी, इकोनॉमी धराशायी थी। एनीवे, तो इसके बाद उन्होंने फिर एक कैबिनेट मिशन दोबारा भेजा। कैबिनेट माने जो प्राइम मिनिस्टर का अपना कैबिनेट था, अभी उस कैबिनेट के खाली एक मेंबर आए थे, फिर आए 1+2 मोर, 2 लोग और आए कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन ने कुछ ऐसे प्रपोजल और दिए। उन्होंने कहा स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो पहले जो बोला था, हम थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं। क्या चाहिए आपको? 2 इक्वल डोमिनियन चाहिए? हाँ ले लो, और बताओ कि अलग अलग चाहिए, और 2 संविधान सभा चाहिए, और सब कुछ चाहिए। तो आधी बात मानी इनकी, आधी बात नहीं मानी इनकी। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने तक की लड़ाई झगड़ा था, जो हमारा ये पूरे ब्रिटेन ने पूरा घुटनों पे लड़ी है हमसे। ठीक है, ब्रिटेन 1938 के बाद वहां समझ चुका था कि इंडिया से निकलना पड़ेगा, पर जितने समय तक इंडिया को पकड़े रहें फायदे का सौदा है, क्योंकि भैया पैसा तो यहीं से आ रहा है। नाउ हमारी संविधान सभा जब बनी, पहली बार कब बनी थी? नवंबर 1946 में बनी, उसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, अब इसमें हमारे पहली बार आए हैं 389 सीट्स। 89 का हिंदी में भूल गया हूं, तो 389 सीट्स हैं। अब ये 389 सीट्स एकदम से हवा में नहीं आ गई कि 390 लोग एक साथ आके बैठ जाएंगे। नहीं, इसके पीछे पूरी मैथमेटिक्स है, इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है। कैसे है मैं बता रहा हूं क्या है। अभी इस नंबर को हम आगे देखेंगे। इन्होंने कहा कि देखो, allotted seats in proportion to their respective population, ऑलमोस्ट 10 लाख पे एक सीट। ठीक है, 10 लाख लोगों पे, 1 मिलियन पे एक सीट। तो हमारी आबादी रफली 40 करोड़ के आसपास थी। तो इन्होंने हमको बोला कि हम ऐसे इक्वली प्रोपोर्शन बनाना चाह रहे हैं ताकि 10 लाख पे एक आदमी हो सके। अब ये 10 लाख इंडियंस चुन के किसी एक आदमी को नहीं भेज रहे हैं, नहीं, अभी इतनी आसान नहीं है। ये संविधान सभा बनना बहुत इजी चीज नहीं थी। तो अब ये क्या होगा, 296 हमारे ब्रिटिश इंडिया है, 292 + 4, ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, बताता हूं अभी क्या है ये, और 93 है हमारे प्रिंसली स्टेट्स। अब ये क्या सब है? देखो, जब इंडिया था उस समय ऐसा था। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है, तो इसमें कुछ कुछ ब्रिटेन का हिस्सा है, इसमें कुछ कुछ ऐसा हिस्सा है। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो ब्रिटेन के काबू में नहीं थे, मतलब ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। पर क्या होता था, ये ब्रिटिश सरकार को ये सारे प्रिंसली स्टेट्स जो सिटी स्टेट्स हैं, जैसे राजा ऑफ भोपाल, उस समय राजा थे भोपाल के, अब नहीं है, अब तो क्या ही रहेंगे। तो ये राजा ऑफ भोपाल क्या करते थे, ये अंग्रेज हुकूमत को टैक्स देते थे अपना राजपाट बचाए रखने के लिए, ताकि वो अपनी पूरी गोल्डन शेरवानी पहन सके, अपना मुकुट सिंहासन अपना पहन सके, अपनी पगड़ी वगड़ी पहन के दरबार में अपना राजशाही करते रहें। तो उनकी राजगिरी खत्म ना हो, उनकी अपनी नवाबी खत्म ना हो, तो वो क्या करते थे कि अंग्रेज साहब, हम आपको हर महीना, हर हफ्ता, हर साल हम आपको इतना इतना पैसा दिया करेंगे, प्लीज हमें हमारी राजगद्दी बचाए रखने दो। तो ये वो थे प्रिंसली स्टेट्स। बाकी जो एरिया था जो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट अंडर था, बंगाल, आसाम, बॉम्बे, मद्रास, यूपी, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी माने यूनाइटेड प्रोविंस जो आज यूपी है, तो यूपी, पंजाब का एरिया, ये सारे थे ब्रिटेन के अपने डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। वहां बैठते थे गवर्नर साहब। ठीक है, गवर्नर साहब बैठ रहे हैं वहां पे, जो आज एक स्टेट के गवर्नर होते हैं। अब इन स्टेट्स में कोई गवर्नर तो नहीं होते थे ब्रिटेन के अपने, पर ये ब्रिटेन को
आराम से प्यार से हफ्ता सब देते थे। क्यों देते थे? नहीं तो ब्रिटेन किसी भी दिन आके यहाँ अटैक कर देगा, इनसे कह देगा गए यहाँ से, चलो बाहर चलो, अब ये एरिया भी हमारा है, भोपाल हमारा आज से। वैसे तो पूरा इंडिया इनका अधीन था, गुलाम था, पर डायरेक्टली कंट्रोल में खाली ऐसे ऐसे एरियाज थे, कुछ कुछ ऐसे एरियाज थे। 11 प्रोविंस थी जो ब्रिटेन के डायरेक्ट अंडर थी। उन 11 प्रोविंस में से 292 सीट्स बनेंगी। ठीक है, ये आप अगर अपने बुक के लास्ट में आप नोट्स एंड रेफरेंस में जाओगे तो आपको उन 11 प्रोविंसों के नाम दिख जाएंगे, बंगाल, बिहार, मद्रास, असम, उड़ीसा, ये सारे। तो और 4 ऐसी थी जो स्पेशल, जिसमें चीफ कमिश्नर बैठते थे, उसमें गवर्नर नहीं बैठते थे। अब ये चीफ कमिश्नर क्यों बैठ रहे हैं? देखो, कुछ कुछ ऐसे एरिया थे, या तो वो टेक्निकलिटी की वजह से कोई छोटे हैं ज्योग्राफी में, साइज में, या कुछ ऐसे हैं कि वो बहुत दूर हैं, वहां पे कोई रीच नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक कोई ट्रेन लाइन बिछाने का मकसद नहीं है, कोई सड़क बनवाने का कोई पॉइंट नहीं है, पर वो जगह इंपॉर्टेंट है। जैसे कूर्ग, जैसे ब्रिटिश बलोचिस्तान बहुत दूर है, पाकिस्तान का वेस्टर्न एंड। ठीक है, जैसे अजमेर मेरवाड़ एक एरिया है, जैसे दिल्ली। तो दिल्ली में उस समय गवर्नर साहब नहीं थे, दिल्ली अपनी टेरिटरी के अंदर जो उस पर रूल चलेगा वो चीफ कमिश्नर का चलता था। तो ऐसे 4 एरिया थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, ऐसे 11 एरिया थे जो गवर्नर साहब के डायरेक्ट अंडर होते थे। ठीक है, अब उन गवर्नर साहब के एरिया से जो सीटें आएंगी वो होंगी 292, 4 आएंगी चीफ कमिश्नर के प्रोविंस से, ऐसा होगा। इसके अलावा 93 हैं वो सीट्स जो इन प्रिंसली स्टेटों के लिए अलॉटेड है कि साहब आप अपने यहां से अपना एक आदमी भेज देना जिसको आपको लगता हो कि वो जिम्मेदार है, वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, उसको आप भेज देना, हम उसको अपने संविधान सभा में बिठा लेंगे इन लोगों के साथ। पर राजे महाराजाओं ने शुरू में ही मना कर दिया, हम तो नहीं आ रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आप लोग क्या करने जा रहे हो, हम पता नहीं कौन सा इंडिया बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, हम तो दूर बैठ के देखेंगे खाली। इन्होंने बोला हम अभी आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, हम एक भी नहीं आएंगे। ओके, मर्जी आपकी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश प्रोविंस थी ये सारे 292 + 4, इन 296 सीटों को इस तरीके से बांटा गया कि इनको 3 मुख्य कम्युनिटियों के आधार पर बांट दिया गया। क्या क्या? मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल। 3 प्रिंसिपल संप्रदाय के नाम पे इन्होंने अपने सीट्स का एलोकेशन किया था कि भैया एक समुदाय के लिए ऐसी सीट्स, एक समुदाय के लिए इतनी सीट्स, बाकियों के लिए, जनरल के लिए, जनरल में सब आ रहे हैं, उसमें सब है, उसमें सब आ रहे हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वही है ताकि रफली फिगर ऐसे सेट हो कि 10 लाख पे एक सीट बन सके। अब ये लोग नहीं चुन रहे हैं, इनको चुना जा रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बहुत लंबी चौड़ी बात है ये। ठीक है, एक लाइन में लिख दिया गया है पर इसका मतलब बहुत भयंकर है। जो प्रांत होते थे, ये सारे जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, इन सारी जगहों पे अपने अपने विधानसभाएं थी, जैसी विधानसभा आज होती है, जहां पे जैसे आज लखनऊ में योगी जी बैठते हैं, जैसे राजस्थान में गहलोत जी बैठते हैं। तो इन विधानसभाओं में जो लोग बैठे हैं उनको तो लोगों ने चुना है, इंडियंस ने, हमने, आपने चुना है। पर जब ये लोग बैठ के, जो विधानसभा के जो लोग हैं, वो लोग बैठ के जब अपना कोई प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो आदमी जाएंगे यहां बैठने संविधान सभा में। तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ ये। अब इन्होंने भी चुना कैसे है, इन लोगों को चुना कैसे गया है, वो प्रोसेस का नाम होता है PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं आपको पहले प्रीलिम्स फोकस बैच में पढ़ाया है मैंने आपको, और आगे जब आएगा इलेक्शन में तब भी पढ़ाऊंगा। पर एक रफ आइडिया में समझ लो आप कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एलिमिनेट करते जाते हैं, इसमें हम प्रेफरेंस लिखते हैं। जैसे अगर 5 लोग हैं, मुझे 5 में से एक चुनना है, तो मैं क्या करूंगा, और मैं अपनी प्रेफरेंस लिखूंगा कि मुझे ये आदमी सबसे ऊपर चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो मुझे ये आदमी चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो ये नहीं चाहिए। ऐसे हम सब लोग जब जिसको भी चुनना होगा अपनी प्रेफरेंस ऐसे लिखेंगे, जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वो ऊपर रहेगा, जिसके सबसे कम वोट होंगे, जो सबसे कम प्रेफरेंस है, वो हट जाएगा। फिर उस जो हट गया है उसके पास जितने वोट आए थे वो सब इसमें बढ़ जाएंगे बाकियों में। फिर देखेंगे जो सबसे कम प्रेफरेंस है वो हट जा रहा है, फिर ये जो हट गया इसके सारे वोट बटेंगे बाकियों में। तो ऐसे करके बहुत लंबी प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस फॉलो होती है हमारे यहाँ कुछ कुछ इलेक्शंस में। जरा बताना वो इलेक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, इलेक्शन लोकसभा में नहीं होती है, लोकसभा में इसको करना बहुत बड़ी बात है, 90 करोड़ वोटर है इंडिया में, पता नहीं अगले इलेक्शन में तो कितने होंगे। तो यहां तो PRSTV मेथड नहीं हो सकता हमारी जनरल इलेक्शन में, पर 1-2 इलेक्शन में हमारे यहाँ PRSTV मेथड होता है। आंसर मी क्या है वो। ठीक है, अब जो ब्रिटिश प्रोविंस में, जो प्रिंसली स्टेट्स में जो राजे महाराजे बैठे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है कि संविधान सभा क्या है, कौन क्या है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने दरबार में अपने किसी बीरबल को बोलेंगे, बीरबल माने उनका कोई वजीर, उनका कोई भी सेक्रेटरी या कोई भी कुछ भी कह लो उसको, कि भैया ये बताओ दिल्ली में कौन जा रहा है। तो वो कहेंगे साहब हम में से पढ़ा लिखा खाली एक शख्स है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, तो उस ABCD को बोलो कि भाई तू जा,
और जाके समझ के आ कि क्या चल रहा है, और हमें बता कि हिंदी में कि क्या करना है और क्या बेस्ट है हमारे लिए। तो प्रिंसली स्टेट्स, ये जो सारे लाल लाल छोटू छोटू हैं, ये अपना अपना एक प्रतिनिधि भेज सकते हैं खुद ही नॉमिनेट करके। इन्हें नहीं कोई इलेक्शन करवाने अपने अपने प्रांत में, अपने उसमें भोपाल में या कूर्ग में या कहीं ऐसी जगहों में। उन्हें क्या करना है, राजा महाराजा बैठा है, बड़ा आदमी है, उसको पता है कि मेरी चलनी है, तो अपने हिसाब से कोई ढूंढा अच्छा खासा आदमी चुना और बोला कि तुम जाओ जरा समझ के आओ कहानी पूरी, ये होगा। अब ये आप समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, पार्ट तो इसका एक पार्ट तो इसका इलेक्टेड है, ठीक है, दूसरा पार्ट इसका इलेक्टेड नहीं है, दूसरा पार्ट भैया इसका है नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड पार्ट है इसका, तो आधी इलेक्टेड है और आधी नॉमिनेटेड है, ये बात समझ लो। अब जो इलेक्शन हुआ भी है वो लिमिटेड फ्रेंचाइज पे हुआ है, यूनिवर्सल पे नहीं हुआ है। अभी इंडिया में जो वोटिंग सिस्टम होता है वो होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर कोई वयस्क वोट दे सकता है और उसके वोट की वही वैल्यू है जो देश के राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू है, ठीक है, सबकी वोट की वैल्यू इक्वल है, ये बात है। अब जो लोग वोट दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था, वही कुछ परसेंट वो टैक्स देते हो, कुछ उनके पास प्रॉपर्टी हो कम से कम इतनी हो, कम से कम इतने पढ़े लिखे हो, ये सारी बातें ये लोग तभी वो लोग वोट देंगे जो कम से कम इतने ज्यादा एजुकेटेड हैं या ऐसे कुछ हैं, ठीक है, ये पॉइंट हुआ। इसके बाद अब मुझे आपको ये बताना है कि जब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन कब हुए, क्योंकि इलेक्शन तो हुए ही हैं, कुछ तो इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ये हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। तो 1946 में इलेक्शन हुए, ठीक है, इसमें चुने गए 208 और 73 और 15, ये थे आईएनसी, ये था मुस्लिम लीग, क्योंकि इलेक्शन में तो ये भी खड़े हुए थे ना, इनको भी था कि हम भी देखें जरा पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई अपनी चल रही थी। ये अदर्स हैं, अदर्स में कौन कौन है, यूनियनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई इंडिपेंडेंट कोई नेता ही खुद ही जीत गया, ऐसे लोग। तो कुल मिला के कितने हो गए ये, टोटल बता देना जरा एक बार। ये लोग हमारी पहली बार हमारी संविधान सभा में आए। साथ ही जो 93 जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए सीटें थीं, प्रिंसली स्टेट्स ने कहा भाई ये तो हमारे हिस्से की बात समझ में नहीं आ रही है, हमसे तो ये चीज नहीं हो पा रही है, और हम कैसे भेजें, हमें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आप हमारा राजपाट ना छीन लो, आप हमसे कोई हमारी गद्दी ना छीन लो, हमारी गुंडागर्दी कम हो जाएगी, हमारे पास अभी इस समय 500 बीघा जमीन है, कल को आप आगे हमसे कह दोगे कि पूरा महल खाली करो, किला खाली करो, सारे खेत बात हमसे ले लोगे, तो हम तो नहीं बैठ रहे आप लोगों के साथ। इन्होंने कहा वी बॉयकॉट, हम नहीं आ रहे, ये बॉयकॉट कर गए। सारे प्रिंसली स्टेट्स ने बोल दिया हम तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप भैया, किसी तरह से हम किसी तरह अपना राजपाट बचाए हुए हैं, हमें देख लो, हम नहीं जान रहे। अब आप ये चीज समझो कि जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मैं इसको सीए करके लिख रहा हूं, ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। आप इसका क्रिटिसिज्म पढ़ोगे जब एंड में जब पढ़ाऊंगा, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों से इलेक्टेड नहीं है। प्रांतों के विधानसभा के मेंबर्स ने, लेजिस्लेचर्स ने इनको इलेक्ट करके संविधान सभा बनाई, ये बना के भेजी है, तो भाई रिप्रेजेंटेटिव भले ही नहीं है, पर इसमें सब थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, एंग्लो क्रिश्चियन, एससीज, एसटीज, इंक्लूडिंग विमेन, औरतें भी, सब लोग इसमें थे। इसमें सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सारे के सारे, जो उस समय ज्यादातर हमारे फ्रीडम फाइटर जो बड़े जो लीडर थे, नेता थे और पॉलिटिक्स कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जेल जा रहे थे, वो सब लोग संविधान सभा के मेंबर जरूर बने, क्योंकि भाई पॉपुलर थे और उनकी बात लोग सुन भी रहे थे कि हाँ सही कह रहे हैं, बड़े आदमी है यार, वो जानते हैं, वो लड़के आए हैं। तो इसमें सारे ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स थे एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट खाली एक शख्स इसका हिस्सा कभी नहीं बना, एक्सेप्ट वन। अगर आपको उनका नाम पता है तो प्लीज अभी कमेंट करके मुझे बताओ, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उनसे ज्यादा कॉमन नाम हम में से कोई नहीं मान सकता कि उनसे ज्यादा कोई कॉमन और है, ठीक है। एक प्राणी था जो ये कहता था कि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद अब खत्म हो गया है, एक बार अगर देश आजाद हो गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, इस पार्टी को ही खत्म कर दो, इस संविधान सभा को भी आप बनवा के इसको डिसॉल्व कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस ज्यादा राजपाट और इस ज्यादा मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। एक ही संत था जो ऐसी बात कर सकता था, ठीक है, उस संत का जरा नाम आप बताना जो इसका हिस्सा कभी नहीं बना, ठीक है। मैंने उनके बारे में इतना कुछ बता दिया, आई होप आप ये गलत
नहीं करोगे इसका आंसर। तो फिर इसके बाद फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली काम करना शुरू करती है। अब बन के आ गए हैं ये लोग, ये 208 प्लस जो आपको दिखाया मैंने पीछे नंबर 208 प्लस 73 प्लस 15, ठीक है, ये लोग एक साथ आके बैठ गए। उस समय मुस्लिम लीग आके बैठी, फिर बॉयकॉट कर गई, फिर आई बाद में, इन्होंने खूब नाटक किए। तो वर्किंग जब हमारी शुरू हुई है, उसमें हमारी पहली मीटिंग जो हुई है इनकी 9 दिसंबर को 1946 को हुई है, ठीक है। 1946 को जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गए, नवंबर 9 को इनका पहली बार इनका पहला मीटिंग हुई। अब जब पहली मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें सारे एक साथ आपके क्लास में सब बच्चे आ गए, नई क्लास शुरू हुई है। अब पहली बार आप क्लास का मॉनिटर चुनते हो, तो मॉनिटर चुनने के लिए मैडम क्या करती हैं, क्लास की मैडम क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि जो आप में से सबसे सीनियर है या सबसे टॉपर बच्चा है मैं उसको मॉनिटर बनाती हूँ। ऐसे होता था, ऐसे होता है स्कूल में। तो अब क्या हुआ, जो टेम्पररी प्रेसिडेंट जो बनाए गए वो बने सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्यादा जिनकी जिनकी उम्र है। तो उनको उठा के सब लोगों ने बोला कि मालिक आप गद्दी पे बैठो ऊपर, आप बन जाओ हमारे इस समय के अध्यक्ष, इस समय के प्रेसिडेंट, टेम्पररी, इंटरिम, अंतरिम, ठीक है, ये प्रेसिडेंट बनेंगे डॉक्टर एस सिन्हा। अब ये क्योंकि भैया एक हमने सीखा है फ्रेंच प्रैक्टिस से, फ्रेंच में नेशनल असेंबली का जब चुनाव होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसे ही होता है, सबसे बुजुर्ग को, सबसे सीनियर वरिष्ठ को, जो एमपी होता है वहां का, उनको उठा के बिठाते हैं कि मालिक पहले आप बैठो जरा, एक बार हमारा सबका ऑर्डर करवाओ और एक इलेक्शन नॉर्मल करवाओ, हम में से कौन अध्यक्ष फॉर्मली चुना जाएगा, ये होगा, ठीक है। तो इनके बाद जब ये बन गए, इन्होंने अपनी संविधान सभा में पहले बैठ के हाथ खड़े करके सबसे बुलवा लिया, कौन बताओ कौन बनेगा अच्छा अध्यक्ष बनेगा, कौन परमानेंट। तो भैया बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बने, प्लस इनके साथ बने एच.सी. मुखर्जी और ये दो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी प्लस वी.टी. कृष्णमाचारी। नाम बहुत बड़ा है और मेरे पास जगह कम है, तो आई अपोलोजाइज अगर मैं इनका नाम पूरा ना लिख पाऊं अच्छे से, ठीक है। तो ये बने दो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स, ये प्रेसिडेंट बन गए और दो बन गए इनके वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे बने। अब जब ये बन गया तो अब बताओ काम क्या करना है, क्या काम है। तब नेहरू जी खड़े हुए, नेहरू जी ने कहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब मैं दे रहा हूं एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक रिजॉल्व लेते हैं हम, और ये रिजॉल्व में 8 पॉइंट है, मैं आपको भी बताऊंगा एक एक करके क्या है। तो ये नेहरू जी ने मूव किया था, मतलब उस फ्लोर पे, सदन की फ्लोर पे, संविधान सभा उस समय पार्लियामेंट ही है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या डिफरेंस क्या है पार्लियामेंट में और उसमें। तो इन्होंने एक सदन में एक मोशन प्रस्ताव पेश किया कि साहब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, हमें इस पे काम करना है। अब उसमें क्या क्या पॉइंट है वो आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने मूव किया दिसंबर 13 को और ये पारित हो गया, यूनानिमसली अप्रूव हुआ ये जनवरी 22 सन 47। बहुत आराम से, कुछ था ही नहीं उसमें बात करने के लिए। जो नेहरू जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जो जो इन्होंने बोला था वो सारे के सारे हमारे जो आदर्श हैं, जो उन्होंने बोला अच्छी अच्छी बातें बोली, वो सारे हमारे संविधान में झलकते हैं। हमारा प्रियम्बल उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, हमारा जो प्रस्तावना है हमारा संविधान की, वो चीज, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट था कि देखो पहली बात तो ये संविधान सभा, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक्स अ सोलेम रिजॉल्व, हम एक शपथ करते हैं, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, टू प्रोक्लेम इंडिया इनटू ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन, टू प्रोक्लेम इंडिया एज अ फ्री इंडिपेंडेंट नेशन, और अपने लिए हम एक अपना कानून बनाएंगे, एक संविधान बनाएंगे एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ओके, कितनी बड़ी बात है, मतलब हम एक इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरेन हैं, हम एक रिपब्लिक हैं, गणराज्य हैं, ठीक है। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन का जो मुखिया होता है वो कोई आम आदमी नहीं होता है, वो विरासत में उसे गद्दी मिलती है। हमारे यहाँ गणराज्य में या कहीं भी गणराज्य में क्या होता है कि देश का एक कॉमन मैन भी हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, देश का मुखिया बन सकता है। तो हम एक रिपब्लिक हैं पहले दिन से ही, आजादी के। नाउ सेकंड पॉइंट बोला गया कि देखो इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया अभी आज है और जो प्रिंसली स्टेट्स आज हैं, इन सब की टेरिटरीज को मिला दो, और भी कोई ऐसी टेरिटरी जो इंडिया बाद में एक्वायर करेगा, इन सारी टेरिटरीज को मिला दोगे, तब देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, ये बोली गई। कितनी बड़ी बात है, अ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। सिंपल बात है,
इसमें क्या होंगे? ब्रिटिश प्रोविंस होंगे, जो मैंने आपको बताया, बंगाल, बिहार, मद्रास, असम, ये 7 और ब्रिटिश प्लस प्रिंसली स्टेट्स, जो राजे महाराजे अभी तक इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने हैं, उनकी टेरिटरी को भी बोल दिया है कि देखो इन सबको जोड़ लो, और अब जो बनेगा उसे कहेंगे हम यूनियन ऑफ इंडिया। वो एक हमारा पूरा गठबंधन है, वो एक हमारा पूरा जोड़ है जो नहीं टूटेगा। प्रिंसली स्टेट्स इनकी टेरिटरीज को, सबकी टेरिटरीज को शामिल कर लो, प्लस बाद में आने वाली कोई फ्यूचर की कोई, मान लो कल को हमने नेपाल को कब्जे में ले लिया, मान लो कल को, क्योंकि अभी तक गोवा तो अभी आजाद ही नहीं हुआ है, अभी तक पौंडीचेरी आजाद नहीं हुआ है, तो ऐसी चीजें, सिक्किम कई 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 टाइम तक हमारा प्रोटेक्टोरेट था, तो भैया ये ऐसी टेरिटरी जो हमने बाद में एक्वायर करी है, इनको भी हम कहते हैं आने वाली फ्यूचर की आने वाली ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया में आएंगी, और वो भी इंडियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कहलाएगी। ठीक है, साफ बात है, यूनियन टेरिटरी या स्टेट कुछ भी कह लो उसको। तो प्रिंसली स्टेट्स प्लस फ्यूचर, ये बनेगा हमारा एक यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरी, इन सब की अब बाउंड्रियां देख लो, इन सब की बाउंड्री तय कर लो, इन बाउंड्रियों से कैसी कैसी टेरिटरी बन रही है। ठीक है, उन टेरिटरी से जो जो प्रोविंशियल यूनिट तैयार हो रही हैं, प्रांतीय प्रोविंशियल यूनिट्स, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये जितनी सारी हमारी टेरिटरी है, इन टेरिटरी की बाउंड्री पहले डिफाइन होगी, कौन करेगा? या तो संविधान सभा करेगी या आगे आने वाला कानून करेगा। तो जब इनकी टेरिटरी डिफाइन हो जाएगी, अब ये जो डिफाइन हो चुकी है, इस टेरिटरी के अंदर जो पॉलिटिकल यूनिट पैदा हुई है, मान लो वो स्टेट है, वो प्रोविंस है, वो सिटी है, वो कुछ भी है, ठीक है, जो अपने लिए एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमस यूनिट बन सकती है, ऑटोनॉमस, खुद से ही काम करने वाली ऑटोनॉमस यूनिट बन सकती है, तो इसके पास कुछ कुछ पावर्स होंगी जो खुद को गवर्न कर सकती है, सिवाय उन पावरों के जो यूनियन सेंटर के पास पहले से है। सिंपल बात है। अगर आप टेक्स्ट देखोगे, इसका टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा लीगल लैंग्वेज से भरा हुआ है, पर कुल मिला के इसका मतलब कहने का है प्रोविंशियल ऑटोनॉमस यूनिट्स टू हैव पावर्स ऑफ गवर्नेंस, ये बात है कि वो खुद पे कानून चलवा सकती हैं, खुद के लिए कानून बनवा सकती हैं, ये सारी चीज बात है। अब एक और चौथी बात बोली, तो इन्होंने बोला कि ऑल सोर्स ऑफ दिस अथॉरिटी, ये जितनी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी ज्यादा हम जो पावर दे रहे हैं, गवर्नेंस की पावर दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये सारी पावर आती है, ये सारी पावर डिराइव हो रही है, ऑल सोर्स ऑफ पावर, ये जो पावर है ये आती है फ्रॉम हुम, किससे आ रही है? संविधान से? नो, फ्रॉम पीपल, हमारे लोगों से। बाय द अथॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया यू आर एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर दिस नेशन। ठीक है, हर चीज का जो सोर्स ऑफ पावर है, वी द पीपल, हम सब, हमने इन अथॉरिटी को पूरी ताकत दी है कि भैया हमारे लिए कानून बनाओ, अच्छा कानून बनाना, खराब बात मत करना। ये बात है, इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है। तो एक पॉइंट बड़ा अच्छा था, इन्होंने बोला कि देखो भैया, सब लोगों को हम कुछ चीजें मुहैया करवाएंगे। क्या क्या? जस्टिस, उनको हम न्याय दिलवाएंगे, ठीक है, इक्वालिटी दिलवाएंगे, सब बराबर हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लॉ के सामने, कानून के सामने सब इक्वल हैं, सब कुछ हैं, इनको आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम, कि आप कुछ भी धर्म अपना सकते हो, कहीं आ जा सकते हो, कोई बात कह सकते हो, कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कोई आपका स्पीच एक्सप्रेशन आप जो करना कर सकते हो, आप आज़ाद हो। सेव आप वो चीज नहीं कर सकते हो, सेविंग पब्लिक ऑर्डर, जिससे एक सामाजिक सिस्टम बिगड़ जाए, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, ये हमारे संविधान में आज भी मेंशन है। ठीक है, तो हमारे लोगों को दिया जा रहा है, सब चीजें मिल रही हैं, पहली बार हो रहा है। अब जो आपका छोटा भाई है, अब उसके पास एक्चुअल में सेट ऑफ रूल्स आने वाले हैं। ठीक है, उस छोटे भाई ने, जो पहले बड़े भाई की शिकायत कर चुका अपनी मम्मी से, अब वो कह रहा है कि देखो साहब, मैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, और मेरे ह्यूमन होने की वजह से मेरा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें हमने यहां करी हैं। ठीक है, सारी माइनॉरिटीज का सेफ गार्ड होगा,
माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, ये सारे बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज और डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, तो इनको जो अंग्रेज बोलते थे डिप्रेस्ड क्लासेस, हम इनके सारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। हम इनके सारे, इनके जो इनके कंसर्न्स हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे। हम उनको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, इनका सेफगार्ड होगा सबका। ये सबको हम इनको सबको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, कितनी कायदे की बात है, ये बोला गया। इसके बाद एक चीज और बोली गई कि देखो, जो भी हमारा टेरिटरी है, जो भी हमारी टेरिटरी है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हम अपने लैंड, सी और एयर, जितना हमारा इंटेग्रल टेरिटरी है, हम उसकी हिफाजत करेंगे, पर कोई हथियार उठा के या कोई गंदी हरकत के साथ नहीं। बाय जस्टिस एंड लॉज ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, जैसे सिविलाइज्ड नेशन, जैसे पढ़े लिखे देश जैसे डील करते हैं आपस में, अपनी बाउंड्री तय करते हैं, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जैसे चाइना या पाकिस्तान करता है। ठीक है, हम एक बहुत ही सिविलाइज्ड नेशन बनने जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे लोगों के साथ तालमेल और संबंध बनाने जा रहे हैं, तो हम उपद्रवी नहीं हो सकते। तो टेरिटरी, लैंड, सारी चीजें हमारी, सी, हमारे जितने अधिकार हैं हमारे समुद्रों पे, हमारे एयर स्पेस पे, हम उनका प्रोटेक्शन करेंगे। हम पर गलत तरीके से नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात करके नहीं करेंगे जो हम हिस्ट्री में गलत कंटेक्स्ट के साथ जोड़ा जाए इंडिया को, ये नहीं होगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, वो सिंपल आसान है कि इंडिया, ये एंशिएंट लैंड, ये पुरातन धरती, जो सिविलाइजेशन का एक, जिसे कहते हैं कोख थी, जहां सिविलाइजेशन जहां से निकली है, हम इस सिविलाइजेशन को वो मुकाम वापस हासिल करवा के देंगे जो इनका पहले था। वर्ल्ड के स्टेज पे इंडिया का वो पहला मुकाम जो शुरू में हुआ करता था, सोने की चिड़िया, हम उसको वापस उसको बनाएंगे। साथ ही हम वर्ल्ड पीस के लिए काम करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे पूरे ग्लोबल पीस के लिए, हम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए। तो ये आसान पॉइंट है, ये बहुत समझाने वाला पॉइंट है। इंडिया का राइटफुल प्लेस, इंडियाज राइटफुल प्लेस हम अटेन करेंगे। ये सोचो, ये नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला है। अब ये कैसे कोई पास नहीं कर सकता है, कोई भी संविधान सभा का कोई मेंबर इस पे अंगूठा नो करके नहीं बोल सकता है। सब बोलेंगे यस, सब बोलेंगे परफेक्ट बात बोल रहे हो आप, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, मजा आ रहा है। इंडियाज राइटफुल प्लेस, साथ ही मैंने आपको बताया वर्ल्ड पीस, आर गायब है, वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। ठीक है, ये सारी बातें हमारी उस समय मेंशन हो गई थी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा पास हो गया जनवरी 22 को। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा पास हुआ है, तो मजा आ गया। अब इसके बाद हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटेन सरकार लेके आई थी अपने वहां, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने हमारी संविधान सभा में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए। इनके इस एक्ट आने की वजह से हमारे संविधान में 3 बदलाव हुए। तो अब ये बदलाव हम पढ़ेंगे पहले तो ओके, आई एम सॉरी। तो 3 चेंजेस हुए इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इज इट विजिबल? ओके, इज इट? ठीक है, तो 3 चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए? पहली बात तो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये असेंबली के, पहली बात तो इसके पास एक ताकत है, वो है ये सॉवरेन बॉडी है। ओके, हमारी पार्लियामेंट आज भी एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। हमारा देश सॉवरेन है, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, बट द असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 4 फादर्स थे जिन्होंने संविधान लिखा है, ये अपने आप में सॉवरेन बॉडी थे। अब यही तो होता है, जब आप किसी से आजाद हुए, आपका बड़े भाई आपका अगर परेशान करता रहा था, आपके बड़े भाई का जब पहला आपके ऊपर से जोर हटा, तो आपने क्या किया? पहले आपने अपने आप को मजबूत किया। आपने बोला अब मेरे ऊपर किसी और की ना चले, इनकी नहीं, किसी और की भी ना चलनी चाहिए। तो अब मैं मजबूत हूं और मैं एक ह्यूमन इंडिविजुअल एंटिटी हूं, सब कुछ हूं, तो भैया अब मैं खुद में एक सॉवरेन शख्स हूं, एक सॉवरेन इंडिविजुअल हूं, मेरी अपनी एक कुछ आइडेंटिटी है, कुछ पहचान है। वही इनकी हुई पहली बार।
ठीक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हमारे पार्लियामेंट को चेताया है कि आप उतने ताकतवर नहीं हो जितने वो थे, जितने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। आप संविधान में पूरा छेड़छाड़ मत किया करो, नहीं कर सकते हो आप। तो ये इनका एक पहला इनका रोल था। अभी इसके पहले ये समझ लो आप, ये तो हमारी बातें हो रही हैं जब तक ऑब्जेक्ट ये भाई रेजोल्यूशन हमारा पास हो रहा था। जब रेजोल्यूशन ये वाला हमारा पास हुआ था नेहरू जी का, अब आप सोचो नेहरू जी खड़े होके इतनी तगड़ी बातें बोल रहे हैं, 7-8 पॉइंट तगड़े तगड़े कि जितने टेरिटरीज हैं इंडिया में, चाहे ब्रिटेन के हों, चाहे प्रिंसली स्टेट्स हों, चाहे आने वाले फ्यूचर में टेरिटरीज हों, वो सारे इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे। शैल, मस्ट और से, ये सब नहीं, मे और ये सब नहीं, शैल बनेंगे ही बनेंगे। अब आप सोचो जो राजे महाराजे थे वो लोग बैठ के बस खाली हाथ पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं, वो लोग देख रहे हैं कि नेहरू जी क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारे को भी इन्होंने जोड़ लिया अपने आप से, हमें लग रहा है ये ऐसे नहीं मानेंगे, तो इनसे या तो हाथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमको 2 चांटे मारेंगे, हमको अपने साथ जोड़ लेंगे। यही होगा, कुल मिला के यही हुआ। 28 अप्रैल को सन 47 को, 28 अप्रैल मैं ऊपर लिख रहा हूं, 28 अप्रैल सन 47, यहां पे ना 6 प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ आके बैठ गए। इन्होंने कहा चलो अब जब इतने आप कर ही चुके हो, 6 प्रिंसली स्टेट्स ने, जिनके पास 93 सीटें थी, याद है, जो पहले बॉयकॉट कर रहे थे, जो कह रहे थे हम आएंगे नहीं, हमें नहीं पता जाने क्या कर रहे हो आप लोग, तो इनमें उन 93 में से पहले तो 6 भर गए। इन्होंने कहा हम फर्स्ट, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ठीक है, मारना मत, अच्छे से आ रहे हैं, इज्जत से आ रहे हैं। तो 6 राजाओं ने तो अपने अपने नॉमिनेटेड अपने शख्स भेज दिए कि भाई समझ लो जाके, जहां जो बोले साइन कर देना, नहीं तो आगे हमें दिख रहा है क्या होने वाला है, ठीक है। 6 प्रिंसली स्टेट्स आ गए, धीमे धीमे और भी लोग आने शुरू हो गए। जब 6 आ गए, 6 के पीछे 5 और आए, 5 के पीछे 5 और आए, ऐसे करके हमारे प्रिंसली स्टेट्स हमारे बढ़ने शुरू हो गए, सिवाय कुछ ऐसे प्रांतों के, कुछ प्रोविंसेस के जिन्होंने परेशान किया। अब पहले तो उनके मुझे नाम बताओ, कौन से वो ऐसे प्रांत थे जिन्होंने इंडिया में आने से इनकार किया था, ठीक है, और फिर बताना कि किस शख्स ने ये जिम्मेदारी ली कि लाओ इन्हें अभी देखते हैं ये अपने आप आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ठीक है, बताना जरूर, आपको पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग हमारी हिस्ट्री है यार, इसको तो कोई छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो जब आपको पता हो, आप सन 47 को माउंटबेटन प्लान आया था, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था, लॉर्ड वेवल को वापस बुला लिया। लॉर्ड वेवल ने कहा कि भाई इंडिया नहीं संभल रहा है, बात समझो, निकलो यहाँ से। तो चर्चिल ने कहा पहले तो तू ही निकल, लॉर्ड वेवल को बोला तुम ही आ जाओ वापस, हम भेज रहे हैं माउंटबेटन को, ठीक है। माउंटबेटन प्लान आया, माउंटबेटन प्लान ने जब मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ 2 डोमिनियन बन जाएंगे, 2 संविधान सभा बन जाएंगी, 2 नेशन बन जाएंगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ तो ठीक है, फिर ओके हम, ठीक है, मुस्लिम लीग फिर ओके हो गई। तो माउंटबेटन प्लान के बाद मुस्लिम लीग ने भी इसमें, मुस्लिम लीग ऑल्सो सैट, ये भी बैठने शुरू हो गए थे संविधान सभा में कि पढ़ लो जरा वो कैसे काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, तुम्हें अपना संविधान सभा बनानी है, अपनी बना लेना, पर पहले देखो जरा वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नेहरू जी हैं वो, पटेल जी हैं वो, सारे बड़े बड़े लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो इनसे, इन डॉक्टर साहब से पहले सीख लो कि कैसे चलाना होता है, तब जाके चला लेना जिन्ना जी, अभी तो जाके तुम बस हल्ला कर रहे हो खाली बैठ के। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, जा रहे हैं हम, चले गए। अब जब ये यहाँ गए तो इन्होंने समझा कि अच्छा हम माइनॉरिटी हैं, पहली बात तो ये तय हो गई है, अब ये ज़्यादा दिन रुकने वाले हैं भी नहीं, ये नहीं रुक रहे यहाँ पे। तो असेंबली का एक तो सॉवरेन बॉडी बनना तय हो चुका है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने चेंजेस किए हैं, माउंटबेटन प्लान ने ये एक्ट नहीं, ये कोई चेंज नहीं किया है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उस एक्ट की वजह से हमारे संविधान सभा में 3 चेंजेस हुए थे, ठीक है। असेंबली टू बी ए फुल्ली सॉवरेन बॉडी, फुली सॉवरेन, अपने आप से अपने लिए कानून बना सकती है, जो चाहे वो बना सकती है, किसी भी ब्रिटेन के पुराने एक्ट को हटा सकती है या अडॉप्ट कर सकती है, या खुद ही इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रद्द कर सकती है। इस बॉडी के पास पूरी ताकत है, ठीक है। और इस बॉडी के पास 2 सेपरेट फंक्शंस हैं, क्या क्या, एक तो नॉर्मल देश में उस समय चलने वाले कुछ ऐसे कानून होंगे जो चलवाने पड़ेंगे ना, देश तो चल ही रहा है, दिन तो हो ही रहा है, रात तो हो ही रही है, तो मतलब वहां पे लोग उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके लिए कुछ भैया कैसे आप चला रहे हो, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहनी चाहिए, हॉस्पिटल्स चालू रहने चाहिए, कैसे स्कूल्स होंगे, कैसे कॉलेजेस होंगे, कहाँ कहाँ आपके बैंक कैसे काम कर रहे होंगे, कौन कौन से क्या खेती बाड़ी में काम कराने हैं, तो कोई कुछ होंगे। तो जो ऑर्डिनरी लॉज को इनैक्ट करा रहे होंगे, उस समय जो नॉर्मल कानून जब बनवाने होंगे, पास करवाने होंगे, संविधान सभा उस समय जब बैठेगी तो उसको चेयर करेंगे हमारे मावलंकर साहब, ठीक है, ये करेंगे। साथ ही
जब ये संविधान लिख रही होगी, जब संविधान की बात कर रही होगी, संविधान खुद, देश के आने वाले संविधान की जब चर्चाएं हो रही होंगी, तब उस समय चेयर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये चेयर करेंगे। ठीक है, दो अलग फंक्शन है। एक तो है देश में उस समय चलने वाले नॉर्मल कानून, कि भाई कौन कैसे कैसे इस देश चल रहा है। उस समय कोई तो टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा, कोई तो उस समय भाई रोडें बनवा रहा होगा, रोड नहीं होंगी तो कुछ कैनाल, इरिगेशन, कुछ भी तो हो रहा होगा। वो सब करवाने के लिए एक बॉडी, वही वही सेम बॉडी एक काम ये करेगी, एक काम ये करेगी। तो जब राजेंद्र प्रसाद जी जब उसको चेयर कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे अभी ये संविधान सभा की तरह बैठ रही है, एक डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह बैठ रही है। ये हमारी पहली पार्लियामेंट है ऑफ फ्री इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पहली पार्लियामेंट है इनके पास पूरा पूरा। और इसके अभी यही काम खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो इन्हें और बड़े बड़े काम करने हैं। अभी तो इंडिया का कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप इनको रेटिफाई करनी है। रेटिफाई मीन्स साइन करना, प्रॉपरली उसको मानना कि हाँ ठीक है, हम इंडिया की कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हम मान रहे हैं, कि हम जो ब्रिटेन का जो कॉमनवेल्थ है, ब्रिटेन के जितने जो टेरिटरीज थे, कॉलोनीज थे, तो ब्रिटेन उनको बोलता है कि ये हमारे कॉमनवेल्थ है, ये हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट का एक कॉमनवेल्थ है। ये सारे टेरिटरी, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो अफ्रीका में कोई साउथ अफ्रीका हो, कुछ भी हो, सारी की सारी हमारी टेरिटरी, एक हमारी कॉलोनी जहां पे सूर्य अस्त नहीं होता है ब्रिटेन एम्पायर में, इस ब्रिटेन एम्पायर का नाम है कॉमनवेल्थ। तो इंडिया भी उसका मेंबर रहेगा, आज़ादी के बाद भी रहेगा। पर हमारा इस आज़ादी के शामिल होने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें शामिल हो गए तो हम फिर से आज़ादी हमारी खत्म हो गई, नहीं, हम मन से आए हैं, हम मन से ही जा भी सकते हैं, ये बात है। एडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग इन सन 47, हमारा राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने एडॉप्ट किया, इन्होंने माना उसको। हमारा नेशनल एंथम हम 1950 में हुआ है, जब हम गणराज्य हुए हैं, जब रिपब्लिक हुए हैं, तब जाके हमारे तब जाके हमारे ये हुआ है, हमारा राष्ट्रगान हमारा चुना गया है। और राजेंद्र प्रसाद जी को इन्होंने ही पहला राष्ट्रपति चुना भी है देश का। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वहां के। साथ ही ये इंडिया के जो पहले राष्ट्रपति थे, तो इस संविधान सभा ने ही उनको इलेक्ट किया था, उनको चुना था 1950 में। ये भी इनके काम थे। अब भाई ये चीज याद रखना, अभी ये सब तो हो रहा है, ये बड़ा अच्छा है। इस बीच में संविधान सभा हमारी कम हो चुकी है, आपको पता है। यहां के बाद तो एक पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान बन गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी 389 की जो मेंबरशिप थी वो घट के रह गई 299। ओके, कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर्स जा चुके हैं यहां से, अब वो हमारा हिस्सा नहीं है, उनका जाना लाजिम है, वाजिब है कि भाई जाएंगे ही जाएंगे, वो यहाँ तो बैठेंगे नहीं आज़ादी के बाद भी। अब वो चले गए अपना, तो कितने चले गए ब्रिटेन के जो जो अच्छा ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थी, जो 296 थी, 292 प्लस 4, ये भी कम हो गई, ये 296 से कम हो गई, 296 से कम हुई 229, क्योंकि ब्रिटेन के प्रोविंस में मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे। जब वो चले गए तो भैया जाहिर बात है कि उनकी भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे 93, ये भी कम हो गए। ये गैस करना जरा, बताना कितने कम होंगे। आपको क्या लगता है कितने प्रिंसली स्टेट्स ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में चले गए होंगे? ठीक है, मुझे बस इसका आंसर आप दे दो, सही आंसर देना, ये वाला प्रिंसली स्टेट्स, ये हमारा टोटल है। फिर से ताकि आप भूलो ना, इसको अलग इंक से लिख देते हैं ताकि आपको दिमाग में रहे। तो टोटल ये है ब्रिटेन प्रोविंस, जो ब्रिटिश प्रोविंस है कौन सी, यही बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास, सारे के सारे, और ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये मुझे आप ये बताना जरा, 93 से कम होके ये कितने रह जाते हैं? ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, बट जो हमारा, हाँ अब ये देखो, तो हमारे संविधान सभा तो हमारी सामने अब काम कर रही है, दोनों काम कर रही है। क्या क्या काम चल रहे हैं? एक तो काम ये चल रहे हैं, ये वाला काम, ये काम भी करना है, नॉर्मल कानून बनाना है। एक काम ये करना है भैया, अब संविधान बनाना है। तो दोनों काम में से एक काम तो हमारा खत्म हो गया 26 नवंबर 1949 को। कौन सा काम खत्म हुआ? वो वाला काम खत्म हो गया। संविधान में आए भाई, संविधान हमारा आया सामने, हमने उसको मान लिया, तहे दिल से स्वीकार कर लिया, तो ये वाला रोल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म होते ही हमारा ड्यूअल फंक्शन खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक ड्यूअल काम कर रही है, ये चीज बंद हो गई। अब ये बंद होते ही हमारी आसानी हो गई हमारे लिए। अब संविधान सभा का एक काम रह गया है कि वो एक इंटरिम पार्लियामेंट बन जाए। जब तक नए इलेक्शन ना हो, जब तक 1951-52 के पहले इलेक्शन ना होंगे, तब तक वो संविधान सभा ही काम कर रही रहेगी एज द पार्लियामेंट।
ठीक है, ये बात है। फाइनल सेशन हमारे इस संविधान सभा का जनवरी 24, 1950, ठीक है। बट प्रोविजनल पार्लियामेंट कंटिन्यू टिल अप्रैल 1952। यही मैंने आपको बताया, हमारा एक रोल खत्म हो चुका है, दूसरा रोल अभी बाकी है। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट इन मई 1952, जब पहली बार हमारे देश में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, लोकसभा वाले इलेक्शन हुए, तब हमारी पार्लियामेंट पहली बार चुन के आ रही है। और ये जब चुन के आई है, तब इन्होंने तब हमारे संविधान सभा का अपना पूरा रोल खत्म हो गया। और जाहिर बात है, संविधान सभा के ज्यादातर मेंबर्स वापस चुन के आ ही गए ऑटोमेटिक, क्योंकि बड़े आदमी थे, पढ़े लिखे वही थे, लीडर्स वही थे, पॉलिटिशियंस वही थे, लॉयर्स वही थे, उन्हें सब पता था, उन्हें सब वो जानते थे देश कैसे चलाना है, क्या करना है। उनके पास लीगल टीम थी बहुत अच्छी। अभी बताऊंगा आपको एक शख्स के बारे में। फिर जब हमारी संविधान सभा जब बन रही है, ठीक है, अब आप जब देखते हो ना, इतने सारे लोग जब बैठ जाएंगे ना, तो इनसे कुछ काम नहीं होगा। फिर क्या होगा, हम छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, छोटे छोटे कमिटीज बनाएंगे। ये कमिटीज कहते हैं इनको। कमिटीज माने समितियां। अब इन कमिटियों में कई सारी कमेटी ऐसे होंगी जो कुछ कुछ रोल उठा लेंगी, ठीक है। जैसे एक होगी यूनियन पावर्स कमेटी, मतलब 389 में से अगर 299 लोग हैं, 299 लोग हैं, ठीक है, छोड़ दो, तो 299 में से हमने ढूंढे ऐसे 15 लोग जो यूनियन पावर्स कमेटी में बैठ के काम करेंगे। ऐसे एमपीज, ये वही संविधान सभा के मेंबर्स हैं। अब ये लोग बैठ के तय कर सकते हैं और लीगल एडवाइजर से और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बैठ के बातें करेंगे। ये तो नेता हैं, इन्हें नहीं पता है। इनमें से कई लॉयर्स होंगे, कई पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उनके साथ भी कई ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो ब्रिटेन के इंपीरियल सिविल सर्विसेज के मेंबर्स थे, ऑल इंडिया सर्विस के जो उनके रिक्रूट हुए थे, इंडियन सिविल सर्विसेज जो पहले एग्जाम था। अब उसके जो ऑफिसर्स थे वो तो इंडिया के ही थे ना, वो इंडिया में ही रहे। तो उन लोगों ने, उन ऑफिसर्स ने, हमारी बैकबोन ने इन सब की हेल्प करी कमिटीज की, कि मालिक रुक जाओ, हम बता रहे हैं क्या करना है। यूनियन पावर्स कमेटी ऐसी कमेटी होगी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऐसी होगी, स्टेट्स कमेटी ऐसी होगी कि स्टेट से डील कैसे करना है, स्टेट्स कैसे बनेंगे, स्टेट्स को क्या क्या बातें बतानी है, कौन कौन सी बातें नहीं बतानी है, कौन सी पावर लेनी है। तो ऐसी कमेटियों के अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। अब 3 कमेटी हैं, तीनों के अध्यक्ष यही हैं डायरेक्ट, ठीक है, बड़ी बड़ी कमेटियां हैं। प्रसाद जी स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कि संविधान सभा का, पार्लियामेंट का रूल्स ऑफ प्रोसीजर कैसा होगा, कैसा कोई एक्ट पास हो सकता है, तो उस पर कोई कमेटी काम कर रही है, ऐसी बात है, ठीक है। ये सारी है हमारी मेजर कमिटीज, ये याद रखना। 8 मेजर कमिटीज हैं और 13-14 हमारी माइनर कमिटीज हैं। अभी आगे उनके नाम देख लेते हैं, पर इसके ऊपर को बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया हमें ये बता दो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में कितने मेंबर्स थे, नो सॉरी, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। कि प्रांतों के संविधान कैसे बनाए जाएंगे। एक एडवाइजरी कमेटी में सब कमेटियां थी 5, अभी देखेंगे उनको अगली स्लाइड में। ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी, द मैन हिमसेल्फ, ठीक है, जिनकी वजह से आज हमारे पास हमारा इतना बड़ा संविधान है। जो एडवाइजरी कमेटी है, जिसके सब कमिटीज हैं, तो जिनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। अब वो सब कमेटी ऐसी है: फंडामेंटल राइट सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी। बड़े बड़े देख रहे हो आप कितने डिटेल में जाके ये लोग काम कर रहे हैं। उस समय से ही, जब ब्रिटेन ने ऐसा अजीब सा देश छोड़ के गए थे वो हमारे लिए, जब हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस नहीं थे। और मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हम एक बहुत ही टफ सिचुएशन में जी रहे हैं, जहां पे आपको एक बहुत टफ एग्जाम क्रैक करना पड़ रहा है एक पोस्ट के लिए। उस समय का हाल ये था, अगर BN राव साहब या कोई भी HC मुखर्जी जी या कोई भी ठाकुर जी या भैया हमारे कृपलानी जी, अगर ये किसी शख्स को, नॉर्मल इंडियन को देख लें और उसको पूछें क्या तुम पढ़ा सकते हो, हाँ सर पढ़ाओ, चलो कॉलेज में चलो, कॉलेज में जाके आप प्रोफेसर बन जाओ, 12th के बच्चों को पढ़ाओ, 11th के बच्चों को पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, BA BTech जो भी BSc चल रहा है हमारे यहाँ पढ़ाओ इस समय। क्योंकि जब अंग्रेज गए थे, वो अपने साथ सारे स्कूल्स, सारे टीचर्स, सारी लाइब्रेरी, सारी किताबें, सारी एजुकेशन अपना वो लेके चले गए थे, ठीक है। तो देश का बड़ा अजीब सिचुएशन था। आई मीन टू द पॉइंट कि मेरे पर्सनली मतलब मैं जिन्हें जानता हूं, तो उनका भी भर्ती ऐसे ही हुआ था क्योंकि वो एक स्कूल में पढ़ते थे और उनको बोला गया क्या तुम पढ़ा सकते हो, उन्होंने कहा हाँ पढ़ा देंगे। तो उनको लेके चले गए BHU में, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर लेने शुरू कर दिए थे 1948 में, 1947 में। अब जब वो लेक्चर लेने शुरू कर दिए तो लोग उनसे सुनना शुरू कर दिए। लोगों ने कहा हाँ जानता ही होंगे, टीचर हैं, बड़े आदमी हैं। फिर अपने आप वो
अपने आप वो परमानेंट भी हो गए, सब कुछ हो गए, काफ़ी लेट हो गया, अभी रिटायर हुए हैं काफ़ी हायर पोस्ट पे जाके। तो उस समय सिचुएशन बहुत टफ थी। इन लोगों ने किसी तरह उस हमारे देश को स्टीयर किया है। एंड आई एम टेलिंग यू, उस समय नेहरू जी के पास जो प्रॉब्लम्स थी, इट वाज अनफैथमेबल। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं नेहरू जी का उस समय का सिचुएशन कि मतलब ही वॉज ट्राइंग टू यूनाइट अ कंट्री दैट वॉज फॉलिंग अपार्ट एट द सेम टाइम। हर समय हर जगह से प्रॉब्लम आ रही है, कभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से प्रॉब्लम आ रही है, कभी ईस्ट से आ रही है, कभी साउथ से आ रही है, कभी सेंटर से आ रही है, प्रॉब्लम थी, ठीक है, पर इन्होंने देश संभाला है। सो हैट्स ऑफ टू देम। ये भी कमेटी, ये भी ठाकुर जी की, ठक्कर जी की, तो ये सारी कमेटी। अब आओ माइनर कमेटीज पे। ये इनके नाम हैं, ये आपकी बुक में सारी टेबल पे लिस्ट है वहां पे, तो प्लीज वंस गो थ्रू इट और आपको समझ में आ लगेगा कि अच्छा माइनर क्यों बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि माइनर है तो इनका कोई काम नहीं है, नहीं, पर इनका रोल उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, उतना लंबे समय के लिए नहीं है जितना इन बाकी जगहों के लिए, जितना उन बाकी कमिटीज के ऊपर है जिम्मेदारी। तो क्रेडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सारी चीजें हमारे कमिटीज हमारी बनी ताकि संविधान सभा हमारी फंक्शन कर सके। वरना ये 390 लोग, 300 लोग बैठ के एक दिन में कभी बात ही नहीं कर पाते कि जब तक कमेटी इनके पास रिपोर्ट लाके ना दे दे, भाई जल्दी जल्दी इस पर बात करो, आगे बढ़ो, ठीक है, अगले मोशन में बात करनी है, ऐसे होती थी बातें। तो ये वो ऐसी सारी कमिटीज थी। आ जाओ भैया ड्राफ्टिंग कमेटी पे। द मैन हिमसेल्फ, द आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें ही बनाना है, इन्हें बना के हाथ में लाके देना है संविधान सभा को ताकि उस पर बात कर सकें। इसमें ये सारे मेंबर्स थे, ठीक है, अय्यर साहब थे, एन गोपाल स्वामी अय्यंगर थे, ठीक है, ये लोग थे, इनका पूरा नाम आ नहीं पा रहा है। सो मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब थे, B.L. मित्तर जी, इनका तबीयत बिगड़ रही थी तो इनकी जगह पे एक दूसरे आए थे, माधवराव जी, और खेतान साहब, इनकी डेथ हो गई थी तो इनके बाद आए थे हमारे T.T. कृष्णमाचारी जी, ठीक है। ये लोग हमारे मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इनके पास जिम्मेदारी थी कि भैया संविधान हमारा बना के हमें दे दो हाथ में। इन्होंने 6 महीने लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए। ड्राफ्ट माने एक रफ बिल, ठीक है। 6 महीने में इन्होंने एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन का पहली बार खाका सामने लाके पकड़ा दिया कि देख लो साहब ये होगा ऐसा संविधान हमारा। हमने कहा ठीक है, पहले समझाओ, पहले क्या क्या बना के लाए हो, देखे तो सही। तो संविधान सभा में उसके ऊपर रीडिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ऐसी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 जब हुआ था, रेडी होके हमारा एग्रीड हो गया, उस पर स्टैंप लग गई कि हाँ ये है संविधान, तब उसमें थे हमारे एक प्रियम्बल था जो बाद में लिखा गया है पूरे संविधान इलेक्ट होने के बाद, एक 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं, ये हुआ है, ठीक है। इट सैट ओनली फॉर 141 डेज। ड्राफ्टिंग कमेटी खुद, ये 8 लोग जो मैंने आपको बताया, अयंगर साहब, मित्तर साहब, इन सबके साथ ये बैठे कुल मिला के 140 दिन। ओके, ठीक है, 140 दिन में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। अब इनैक्टमेंट की बात देखो आप। इनैक्टमेंट माने होता है प्रोसेस ऑफ पासिंग द लेजिस्लेशन, प्रोसेस ऑफ पासिंग द लेजिस्लेशन, ये है, ठीक है। मतलब कोई कानून को जब मुझे पास कराना है, जब मैं कानून पास करवा रहा होऊंगा वहां पे संविधान सभा में या पार्लियामेंट में या विधानसभा में कहीं भी, तो उसको हम बोलते हैं इनैक्टमेंट, कि भाई ये हमारा इस समय कानून इनैक्ट होने जा रहा है, अभी एनफोर्समेंट आगे होगा, लागू होना आगे आएगा, ठीक है, ये इनैक्टमेंट वर्ड है। अगला आपका वर्ड आपको पता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो एनफोर्समेंट है। तो इनैक्टमेंट की प्रोसेस बहुत आसान तो थी नहीं, तो आप कुछ डेट्स याद रखना। फर्स्ट रीडिंग हुई थी। फर्स्ट रीडिंग क्या हुई, ऐसा हुआ जब देखो भाई संविधान सभा तो बना के लेके आ गई, वो सॉरी भाई हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बना के लेके आ गई, और उन्होंने कहा देखो हमने पूरा 8 महीने का समय दिया है देश के लोगों को, हमने अपना जो 6 महीने में अपना जो ड्राफ्ट ये बनाया था, ये वाला 6 महीने में जो अपने रफ ड्राफ्ट बना के दिया था, इसको हमने 8 महीने दिए देश के लोगों को, हमने इसको पब्लिक कर दिया है। अब कोई भी आके पढ़े, इस पे कमेंट दे, क्रिटिसाइज करे, इस पे सजेशन दे, इनपुट दे, हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, हम समझ लेंगे उसको, ठीक है। जब इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, 8 महीने हो चुके होंगे, तब हम संविधान सभा में इसको पेश करेंगे। वो पेश करने को बोलते हैं पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग। तो पहली रीडिंग हुई 1948 में,
कैसी हुई? नवंबर नवंबर 9 से लेके नवंबर 13, आई थिंक शायद यही डेट है। ओके, नवंबर 4 से सॉरी माय मिस्टेक, नवंबर 4 से क्या हो रहा है, नवंबर 4 से नवंबर 9। अब क्या हुआ इस रीडिंग में? पहली रीडिंग में मतलब अंबेडकर जी आए संविधान सभा में, फ्लोर पर खड़े हुए, उन्होंने कहा आर्टिकल 1 वी द पीपल देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, सब बातें लिख दी, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। पता है क्या हुआ? संविधान सभा में लोग बैठे ही रह गए कि समझाओ कोई भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 5 दिन में ये रीडिंग चली, पहली रीडिंग बोलते हैं इसको, समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। जैसे हो सकता है आपको शुरू में लेक्चर समझ में नहीं आ रहे होंगे, फिर आपने उसको दोबारा पढ़ा, आपने बुक दोबारा वापस करी, सेकंड रीडिंग करी, थर्ड रीडिंग करी, आपको समझ में आने लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी सेकंड रीडिंग हुई हफ्ते भर बाद। इन्होंने बोला कि हम इसको करते हैं, इसको मैंने कॉमा कर दिया, ठीक है, 1948 टू 1949 ऐसे चली है ये। ठीक है, नवंबर 13 से अक्टूबर 17, 1 साल चल गई, ये रीडिंग चलती ही रही। सेकंड रीडिंग 7,500, 2,500, 5,000 सारे क्लॉजेस पे बात हुई, क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग थी ये। इसमें हर एक टॉपिक को अंबेडकर जी को खड़े होकर समझाना पड़ता था, जिसको समझ में नहीं आ रहा होता था, और उन्होंने पूरा दम लगा दिया, पूरे थक जाते थे, उनके पैर जवाब दे जाते थे, पर वो संविधान सभा में खड़े रहते थे और वो कहते थे मुझसे पहले सॉल्व करा के जाना, उससे पहले ये इसकी सेटिंग अभी बंद नहीं होगी सेकंड रीडिंग की। ठीक है, मान गए साहब। फिर थर्ड रीडिंग हुई। थर्ड रीडिंग वॉज अ फॉर्मेलिटी। थर्ड रीडिंग में बोला गया 1949 हो चुका है, नवंबर 14 स्पेशल डेट टू नवंबर 26, ये बोल दिया गया कि भैया अब ऐसा है, अब ये थर्ड रीडिंग है, इसमें जो सेकंड रीडिंग में आपने जो इतने साल, जो पूरे इतने महीने लिए थे, आपने ऑलमोस्ट 11 महीने ले लिए, तो भैया अब इसको बैठ के ओके कर दो, इस मोशन को पास कर दो। ठीक है, द मोशन ऑन दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन was declared as passed on November 26, 1949। यही वो डेट है जहां पे पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव टू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दिन ये साइन हुए हैं, थर्ड रीडिंग वाले दिन, आखिरी वाले दिन, उस दिन थे हमारे पास 284 लोग, 284 लोगों ने, सिग्नेटरीज ने अपने दस्तखत किए और बोला कि हाँ, इसको हम संविधान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जैसा है ये है, और ये बेस्ट है, इससे परफेक्ट कोई डॉक्यूमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इतना रिजिड भी नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, इसमें सब कुछ है, ये हर चीज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, एक प्रियम्बल है, इतने आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं। प्रियम्बल को हमने बाद में, इट वॉज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब आप पूरा संविधान पढ़ लोगे तब आपको संविधान की अंतरात्मा दिखती है प्रियम्बल में। तो एक बार संविधान को आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके प्रियम्बल पे आप आ जाना, और तब आपको बताएगी कि प्रियम्बल की हम असल में क्या कहना चाह रहे हैं उस आगे इतनी बड़ी बुक में। तो प्रियम्बल को हमने बाद में, अब ऑटोमेटिक हमने उसको बाद में उसको इनैक्ट किया है। अब आते हैं हम एनफोर्स करने पे। एनफोर्स करने का वर्ड है, का मीनिंग है इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट लागू करना मतलब इंपोज करना। ठीक है, किसी तरह से अब ये चीज हटेगी नहीं। तो 26 नवंबर को नहीं किया हमने, उस दिन हमने इनैक्ट तो कर लिया। पॉइंट तो यही है सारा कि जब आपने नवंबर 26 को आपने 1949 में थर्ड रीडिंग खत्म कर ली, उस मोशन को आपने डिक्लेयर्ड एज पास्ड कर दिया, तब आपने 26 जनवरी को फिर क्यों इंप्लीमेंट किया है? क्यों किया है? संविधान सभा ने यही पूछा नेहरू जी से। नेहरू जी ने कहा, याद करो 20 साल पहले लाहौर क्या हुआ था? लाहौर सेशन में नेशनल कांग्रेस ने अपने लिए एक पूर्ण स्वराज का एक पहली बार डिक्लेरेशन दिया था कि हम अपने लिए पूर्ण स्वराज चाहते हैं। जनवरी 26, 1930 लाहौर सेशन में आईएनसी ने बोला था कि पूर्ण स्वराज दिन था वो हमारा। उस दिन हमने कसम खाई थी कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे, फुल इंडिपेंडेंस, प्रॉपर इंडिपेंडेंस, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई मीठी गोली नहीं, कोई खट्टी गोली नहीं, पूरी डेयरी मिल्क चाहिए हमको आज। ठीक है, पंडित नेहरू जी उस दिन प्रेसिडेंट थे। एंड पता है क्या, इन्होंने उस दिन लाहौर सेशन वाले दिन इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया था। इन्होंने ही
ही वेव्ड इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग। इन्होंने जो झंडा फहराया वो एक नदी किनारे फहराया था, एक नदी किनारे। टेल मी द नेम ऑफ दैट रिवर प्लीज, वो नदी कौन सी है? ठीक है, ये बताना मुझे नाउ। तो नेहरू जी ने कहा कि देखो इसीलिए मैं 26 जनवरी को चुनना चाह रहा हूं, इनैक्ट हो चुका है, अब अगला 2 महीने की और बात है, बस 26 जनवरी को कर लेंगे, एनफोर्स कर लेंगे उसको उस दिन। ये हुआ तो एनफोर्स तो 26 जनवरी को हो जाएगा, क्या उस बीच में कुछ और नहीं चलेगा कानून? तो उस बीच में भी चलेगा कानून। उस बीच में संविधान के कुछ कुछ पोर्शन लागू हो चुके थे नवंबर 26 से ही, और कुछ पोर्शन बाकी जितना बचा हुआ पोर्शन है वो लागू हुआ 26 जनवरी से 1950 से, 2 महीने बाद से। तो पूरा संविधान हमारा लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब जब ये संविधान हमारा लागू हुआ, जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से इसने ऐसे 2 कानूनों को गिरा दिया। क्या कानून थे? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इन्होंने कहा अब हटो, अब कॉन्स्टिट्यूशन है, अब क्या दिक्कत है, अब तो अपना संविधान है, पूरा है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन्होंने कहा इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों एक्ट्स को हम कर रहे हैं रिपील। रिपील माने इनको हम हटा रहे हैं, गिरा रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, नल कर रहे हैं। और साथ ही एक और एक्ट था जो संविधान ने नहीं गिराया, ठीक है, वो एक्ट क्या था? एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट। समझाता हूं ये क्या है। क्या होता था, जो इंडिया में जो लोअर कोर्ट्स होती थी, इंडिया में जो वकालत, इंडिया में जो कचहरियां होती थी, तो उन कचहरियों के फैसलों के खिलाफ अगर कोई अपील करनी होती थी, वो अपील जाती थी प्रिवी काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, लंदन। मतलब अगर कोई शख्स अपने किसी लोअर अदालत के फैसले से खुश नहीं है और उसको फैसला पलटवाना है या कहीं और जाना है, कुछ भी करना है, तो गवर्नर जनरल के पास जाएगा। उनका अपना प्रिवी काउंसिल होता है। प्रिवी माने उनका प्राइवेट काउंसिल है, उनका अपना पर्सनल काउंसिल है वो, और उनकी जुरिसडिक्शन है वो। तो ये जो एक्ट था ये उसको एबॉलिश कर रहा था, उस प्रिवी काउंसिल को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, वाइसरॉय के अपने काउंसिल को। तो इसलिए इस एक्ट को रहने दिया कि एक्ट ठीक है, क्योंकि इस एक्ट ने एबॉलिश किया है इस जुरिसडिक्शन को। इंडिया के लोअर कोर्ट के फैसले आप थोड़ी जाएंगे लंदन में, अब थोड़ी जाएंगे दिल्ली के वाइसरॉय के पास। गए वो तो वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, काम खत्म हो गया उनका, अब जाओ टाटा बाय बाय। तो ये हुआ। अब जब ये हुआ तो भैया इसका मतलब है कि हमारे संविधान ने कुछ कुछ चीजें उसी दिन से लागू कर दी होंगी, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा तो है नहीं कि ये भी चले और ये भी चल ले, एक चीज रहेगी एक चीज नहीं रहेगी। कुछ चीजें जो शुरू से ही रहनी शुरू हो गई वो थे ये सारे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324। ये आर्टिकल्स क्यों रिलेटेड हैं? ये जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में हैं, तो ये आर्टिकल्स रिलेट करते हैं टू सिटीजनशिप, टू इलेक्शंस, टू प्रोविजनल पार्लियामेंट, टू टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल पावर प्रोविजंस को। तो ये कुछ कुछ ऐसे पोर्शन थे, ऐसे चैप्टर थे हमारे संविधान के जो हमारे शुरू से इनैक्ट हो गए थे नवंबर 26 से। ठीक है, नाउ ये क्रिटिसिज्म है उस बॉडी का, उसको पहले हम देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, एक्सपर्ट्स कमिटी ऑफ द कांग्रेस। जब याद करो आप, जब इलेक्शन चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जुलाई अगस्त 1946 में, तब ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अपॉइंट किया था एन एक्सपर्ट्स कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तब ही एक पार्टी को पता था कि भैया ये जो सबसे बड़ी जो पार्टी है, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, इस पार्टी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था कि संविधान सभा जब आएगी इलेक्शन होने के बाद, तब उसके पास क्या क्या काम होंगे, कैसे काम होंगे। तो एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई थी आईएनसी ने अपनी, इस पार्टी ने जब अपनी, एक पॉलिटिकल पार्टी है ये कायदे से, तो इस पार्टी ने अपनी एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई। उस एक्सपर्ट्स कमेटी में नेहरू जी थे, आसफ अली साहब थे, के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अय्यंगर थे, के टी शाह थे, डी आर गडगिल थे, हुमायूं कबीर और के संतनम, ये लोग थे। ठीक है, के कृपलानी जी को बाद में को ऑप्ट किया गया था कि आप भी हमारे मेंबर हो और कन्वीनर हो इस कमेटी के, क्योंकि अध्यक्ष जी ने कहा था कि इनको चुनो यार, ये बड़े आदमी है, इनके बिना नहीं हो सकता है। तो इस कमेटी के पास 2 बार इनकी बैठक हुई, एक बार होती है दिल्ली में, एक बार होती है बॉम्बे में। इन्होंने पूरा खाका तय कर दिया कि हमारे पास क्या क्या, संविधान सभा के पास क्या क्या ऐसे काम होंगे जो इनको आगे करने हैं, कैसे कैसे कमेटी बनाएंगे, कैसे कैसे ये अपने आप को रूल्स अपने चलाएंगे, कैसे अपना रोज का प्रोसीजर होगा, सब कुछ होगा, सारी बात है। अब ये देखो मुझे जरा, क्रिटिसिज्म ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस संविधान सभा का क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, कुछ लोग हैं या थे जो ये बोलते थे कि ये ऐसी बॉडी है
जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है हमारी संविधान सभा, हमारी अपनी संविधान सभा। तो ये कह रहे थे कि नहीं, आप हर किसी इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो, हर किसी इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप चुन के आए हो प्रांतों की विधानसभाओं से, ठीक है, आप राजाओं द्वारा नॉमिनेटेड हो। पर नहीं, ऐसा नहीं है। उस बॉडी में, इस बॉडी में सब कुछ था, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, एंग्लो इंडियन, एंग्लो क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज, विमेन, कोई सेक्टर नहीं छूटा था, कोई ऐसा तबका नहीं था जो रिप्रेजेंटेड ना हो इसमें, ठीक है, ये सब थे। दूसरी बात एक चीज लोग बोलते हैं, नॉट अ सॉवरेन बॉडी, नॉट अ सॉवरेन बॉडी, हाउ, वाई, क्यों? वो इसलिए क्योंकि लोगों का क्रिटिक्स का कहना था कि ये जो बॉडी है ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई थी। मतलब एक बाहरी ताकत ने एक पहले से हमें एक ठप्पा लगा के दिया कि हाँ आपकी संविधान सभा एक बना सकते हो, पर ऐसा नहीं है। उनका वो ठप्पा लगाना हमारी उस मांग का एक्चुअलाइजेशन था, हमारी उस डिमांड का रियलाइजेशन था, उस डिमांड का एक्सप्रेशन था जो हम पिछले 15 साल से चिल्लाते हुए आ रहे थे, 20 साल से कहते हुए आ रहे थे। कहाँ है संविधान सभा, कहाँ है? हमारा संविधान हमें बनाना है, तुम हटो यहां से। तो उन्होंने भले ही एक्ट पास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि हम उनके अधीन थे कि गवर्नर जनरल साहब जब कहेंगे, वाइसरॉय साहब तब कहेंगे, तब हम मीटिंग करेंगे संविधान सभा की। फॉर्मली होता था, कस्टम था, उस ट्रेडिशन का, उस परंपरा का सम्मान था कि वाइसरॉय साहब बुला दें तब हम संविधान सभा कन्वीन करेंगे और बैठ के अपने 300 लोग अपने बैठ के चर्चा करेंगे। पर उस परंपरा का सम्मान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके अधीन है अभी भी। वाइसरॉय साहब के अंत तक 46 में तो वाइसरॉय साहब वही करते थे जो हम कहते थे कि मालिक चुप हो जाओ, वर्ल्ड वॉर 2 भी हार गए हो, किसी तरह जीते हो, तुम्हारी कमर में दम नहीं है, बैठ जाओ, अब हम हैं, हमें करने दो, और जो बोले उसी पे साइन करना, ऊपर नीचे साइन मत करना। ये बात टाइम कंज्यूमिंग बॉडी है ये। एक नजीर जी हैं, तो वो भी इस संविधान सभा के मेंबर थे। उन्होंने बोला कि कैसे आपने इतना समय ले लिया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने, संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लिया है एक संविधान बनाने में आपको। तो भैया मेरे उनसे ये पूछना जरा, और वो ये कहते हैं कि यूएस का संविधान देखो 4 महीने बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान जो 1700s में बना है वो संविधान 4 महीने में बन गया है, क्योंकि उस समय उनके पास एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था खाली। 4 महीने में बनाना संविधान कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उनके पास वहां जो 50 स्टेट्स हैं यूएस में, उनके पास अपने अपने संविधान हैं, इसलिए वहां पे समय कम लगा। हमारे यहाँ हमको सारे स्टेट्स, प्रोविंस, यूटीज, सेंटर के लिए एक संविधान बनाना था, तो हमें तो समय लगना ही था। और हमारी छोड़ो, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान कितने दिन में बना है? जरा एक बार देख के बताओ जरा मुझे। इतना लंबा समय वहां भी लगा है, सब कुछ हुआ है, तो हमारा कौन सा बहुत बड़ा भारी कुछ अलग है? संविधान ऐसे ही बनता है। 60 कंट्रियों का संविधान हमने रैंसैक किया है, सारे शेल्फों से गिरा गिरा के निकाल के। सर बी एन राव के बारे में अभी आपको बताता हूं आगे, ठीक है? उनके बारे में जरा एक बार जानना जरा, और फिर मुझे बताना कि इसका ये क्रिटिसिज्म कितना वैलिड है। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस से डोमिनेटेड है ये, विच वी एक्सेप्ट, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी यही है, सबसे बड़े लीडर्स, सबसे ज्यादा वोकल लीडर्स, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर्स इसमें हैं, तो जाहिर बात है ये ज्यादा लोग चुने भी जाएंगे संविधान सभा में, और संविधान सभा में जब ज्यादा लोग होंगे तो डोमिनेट करेंगे ही करेंगे। अब ये लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन है। उस समय की पढ़ाई जो होती थी, आप वो समय सोचो जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ, या तो उस समय इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर। अब लॉयर जो लोग होते होंगे, तो अब उनकी हैसियत सोचो। जो ब्रिटेन आया है, जो अपना कानून लेके आया है हमारे यहाँ, हमने उस कानून को पढ़ा, उनका एग्जाम क्वालिफाई किया, और हम बने एक लॉयर। तो लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, ये बनना उस समय एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टेटस था कि बैरिस्टर साहब हैं, अरे विलायत से पढ़ के आए, वकील आदमी हैं, तुम नहीं जानते कानून, वही समझते हैं, उन्हें सब आता है, लैंग्वेज कैसी लिखी है हमें समझ में नहीं आएगी, ऐसी बात है। तो वो लॉयर लोग जो ज्यादा पढ़ लिख गए, वो ज्यादा लोग जान गए कि अरे हमारा तो बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको, तो अब तो हमें तो लड़ना पड़ेगा। तो ये लॉयर लोग बने पॉलिटिशियन भी, और यही लॉयर लोग फिर डोमिनेट किए भी इस संविधान सभा में। और ये बोलते हैं कि जो संविधान जो हमारा बना है ये लॉयर्स के लिए पैराडाइज है तो है, क्या करें, लॉयर्स ने लगाया इसीलिए तो है। तो हिंदू से डोमिनेटेड है। ये पता कौन बोला है? ये बोला है ये शख्स जो इंडिया से पहली बार तो जाना नहीं चाहता था,
इंडिया छोड़ने नहीं देना चाहता था अपने अपने पंजों से। और ये शख्स अब ये कह रहा है कि हमारा जो संविधान सभा है इसमें हिंदू ज्यादा हैं। अरे यार, तुमने ही तो तब से 1905 से लेके तुमने 1909, 1919, 1929, तुमने सब तो तुमने अपने कर्म कर लिए। तुमने हिंदू मुस्लिम बांट के रख दिए, तुमने सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया, कम्युनल इलेक्टोरेट कर दिया। अब तुम कह रहे हो कि संविधान सभा जो है ये डोमिनेटेड है हिंदूज से। वेल, वी डोंट केयर, सॉरी, दैट्स अ फ्रैंकेनस्टाइन दैट ओनली यू मेड एंड वी हैव टू डील विद इट। सो ये उनके लिए एक क्रिटिसिज्म था। नाउ एक्सपर्ट्स कमेटी हम पढ़ चुके हैं। कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये बुक में आपके है, आई वॉन्ट यू टू रीड देम। हमारी संविधान सभा का ये सील था, मोहर, जो हमारा जैसे कहते हैं ना भारत के राष्ट्रपति का जो मोहर होती है, अशोक 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 लायंस, तो ऐसा करके एस.एन. मुखर्जी साहब हमारे संविधान के चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। इन्होंने मतलब कई जाके खंगाला, सब कुछ किया, सारे संविधान पढ़ के आए, सब कुछ किया। अब बात करते हैं द लीजेंड हिमसेल्फ, सर बी.एन. राव। नाउ आई वॉन्ट यू टू रीड अबाउट दिस मैन। ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन। ये एक अपने मद्रास प्रेसिडेंसी के, अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, थ्रू आउट टॉपर थे। उसके बाद ही कैम्ब्रिज गए, ट्रिनिटी गए, वहां से इन्होंने डिग्री करी, वहां से इन्होंने ये वापस इंडिया आए। इसके बाद इन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाल दिया, क्रैक कर दिया, और ये कई सालों तक ईस्ट बंगाल में अपनी सर्विस देते रहे, अराउंड 20 साल तक। तो ईस्ट बंगाल में इनका पोस्टिंग थी, वहां पे इन्होंने सर्विस दी। उसके बाद ये हाई कोर्ट के जज बने, ठीक है, ये जज भी बने हैं, ये बहुत बड़े आदमी थे। हैट्स ऑफ टू दिस मैन। और ये हमारे थे संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। नाउ नोट दिस, ये याद रखना, इन्होंने एक और +1 कंट्री, एक और कंट्री का संविधान लिखा है। आंसर करना जरा, कौन से कंट्री का संविधान लिखा है? ठीक है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी थे, ये आरबीआई के काफ़ी अच्छे हेड भी थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट जानते थे। इन्होंने कई सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज के, पर्सनल लॉज के ऊपर काफ़ी सारे कोड लिखे हैं। इन्होंने पूरा हमारा रैटिफाई किया है, हमारा कोड, हमारा स्टैट्यूटरी कोड। साथ ही इन्होंने ऑलमोस्ट कई कंट्रियां जा जाके वहाँ के इन्फ्लुएंशियल जूरिस्ट के साथ इन्होंने बैठ के, जजेस के साथ बैठ के, लॉयर्स के साथ बैठ के इन्होंने बातें करी हैं कि हम अपना संविधान में क्या क्या लिखें और क्या क्या लिखें, और कुछ बताओ। तो उनको ही अमेरिका के एक बहुत बड़े जज ने बहुत ही फेमसली बताया था कि यू डू नॉट यूज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी एन अननेसेसरी बर्डन फॉर योर जुडिशरी राइट नाउ। मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसके पीछे मैं इतना पड़ा रहता हूं, उसको अमेरिकन जूरिस्ट ने बोला था इनसे कि सर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपने संविधान में मत लिखो, आपकी जुडिशरी के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बन जाएगा। पर हमारी जुडिशरी तो स्मार्ट है ही, हमारी जुडिशरी ने बोला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भले ही नहीं लिखा है, पर वो इनहेरेंटली हमारे यहाँ है, आप मानो या ना मानो। एनीवे, तो फिर ये पता है ये बात में कहाँ गई, ये इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन द यूनाइटेड नेशन। इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में इन्होंने ये जज बने थे लास्ट में जाके, इन्होंने वो तक किया है कि ये बहुत बड़े आपके लिए और मेरे लिए आदर्श सिविल सर्वेंट थे ये। और इनके ब्रदर एक बहुत बड़े आदमी और थे, आप उनके बारे में बताना, और वो क्या थे ये भी जरा बताना, ठीक है? सर बी.एन. राव का नाम प्लीज आप ना भूलें, क्योंकि अंबेडकर जी ने भी इनके लिए बहुत तारीफ करी थी और बोला था कि आप जो क्रेडिट मुझे दे रहे हो, मेरी कमेटी को दे रहे हो, ही इज द मैन बिहाइंड इट। ठीक है, ये बात है। सो नेक्स्ट आते हैं हम हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब संविधान जब बना था उस समय कोई हिंदी वर्जन की बात नहीं हुई थी, उस समय कोई हिंदी वर्जन था ही नहीं, तो खाली एक ही वर्जन था इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश लॉ से सीख रहे थे, इंग्लिश कानून देख रहे थे, और इंग्लिश वाइस रॉय से मोहर लगवा के उनको खदेड़ना था बाहर के, जाओ यहाँ से, पहले देख लिया ना हमारा बन गया, अब जाओ यहाँ से, ये करना था। फिर 1987 में 1987 में एक संविधान संशोधन अधिनियम आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 58वां। इसने बोला पहली बार कि भैया एक 394A आर्टिकल जुड़ेगा पार्ट 22 में, ठीक है, ये जुड़ेगा, और इसमें हमारा एक हिंदी टेक्स्ट की बात होगी। अब आर्टिकल 394A क्या कह रहा है? अनुच्छेद 394A ये कह रहा है, पहला पॉइंट है, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी। राष्ट्रपति महोदय, हिज एक्सीलेंसी,
राष्ट्रपति महामहिम जी एक पब्लिश करवाएंगे अपने नाम पे, अपनी अथॉरिटी पे, क्या? द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, संविधान का हिंदी अनुवाद। दूसरा, द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। जो अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, करो अमेंड, करो, लिखो हिंदी में, और ऐसे लिखो कि हिंदी बाद में उसको हम रिवाइज कर सकें, ताकि इंग्लिश और हिंदी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है? द ट्रांसलेशन of the constitution and its every amendment published shall be construed to have the same meaning as the original text in English। दोनों में, दोनों भाषाओं में मीनिंग सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ज्यादा, हिंदी की कम। नो नो वे, दोनों बराबर। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पसेज इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। ठीक है? जो भी संविधान का ट्रांसलेशन होगा और उसमें जितना अमेंडमेंट हुए हैं उनका जो ट्रांसलेशन होगा फॉर ऑल पर्पस, उसका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होगा हिंदी। बस ये बोला गया। ये हमारा हिंदी रूपांतरण की बात है। अब आपकी बुक में अगले चैप्टर में सीलियन फीचर्स में संविधान का ऐसे पार्ट्स हैं, सारे चैप्टर्स हैं। तो मैं एक बार आपको रफली ये चैप्टर बताना चाह रहा हूं क्या क्या है। हमारा संविधान का एल्गोरिथम मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा एल्गोरिथम है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा ए, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे हमारे पार्ट्स हैं। ठीक है? और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स कि कितने कितने आर्टिकल्स में क्या क्या हमारे चैप्टर लगे हुए हैं, फिर ये आएंगे हमारे। ठीक है? अभी हमारे 15 पार्ट हो गए यहां तक आते आते। ये आगे मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है? ये अभी मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं। संविधान जब बना था तो ये बना था। ठीक है? ये जितने अमेंडमेंट दिख रहे हैं आपको, ये बाद में ऐड हुए हैं, ये कभी नहीं थे संविधान के ओरिजिनल टेक्स्ट में, नहीं थे ये सब। ओके? फिर ये तो छोड़ो, आप इसको याद कर लेना यार। ये बहुतों को याद होगा भी होगा, और ये याद करने का तरीका है बहुत ओल्ड एज तरीका है, ऐसा ही याद होता है सबको। जो हमारे 12 शेड्यूल हैं, इनको याद करने का तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये नेमोनिक्स है, नेमोनिक्स। मैंने आपको नेमोनिक क्लास में एक बार याद करवाया भी था। नेमोनिक्स, नेमोनिक्स माने कुछ ऐसा एक्रोनिम बना के अपना काम चलाना। शेड्यूल 1 में क्या लिखा है? टेरिटरीज एंड स्टेट्स, कि क्या टेरिटरी है और क्या स्टेट है। दूसरे में ये जो सारे हमारे सारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, स्पीकर, जितने लोग हैं, इनकी सबकी तनख्वाह क्या क्या होगी। एफर्मेशंस एंड ओथ्स, ये कैसी शपथ लेते हैं। राज्यसभा के सीट एलोकेशन, एसटी एंड एसए एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज कंट्रोल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 में अदर ट्राइबल एरियाज इन त्रिपुरा, असम, मिजोरम एंड मेघालय। याद रखना, जो स्टेट अभी बवाल कर रहा है वो स्टेट का जिक्र इसमें नहीं है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके? फेडरल लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है? कैसी कैसी हमारी लिस्ट है, यूनियन में क्या क्या है, स्टेट में क्या क्या है, कॉन्करेंट में क्या क्या है। अब यहां पे मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हेल्थ इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। आप में से कुछ लोगों ने मुझे बताया कमेंट्स में, और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इतना पढ़ रहे हो कि आप मुझे करेक्ट कर रहे हो। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू एंड ग्रेटफुल कि विशाल जैसे लोग, या कोई हाइड्रा किंग एवेंजर करके उसका यूजर आईडी है, मैं उसका नाम नहीं पता पा रहा, बट विशाल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे पॉइंट आउट किया कि हेल्थ इज इन स्टेट सब्जेक्ट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैंने जब हेल्थ बोला था कॉन्करेंट में, उसके पीछे एक रीजन था। तो रीजन ये था, अगर हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है जैसा आप बता रहे हो, तो भैया मुझे ये बताओ कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कैसे है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कैसे है, या हमारी आयुष्मान योजनाएं कैसे चल रही हैं हमारी हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे कैसे काम कर रहे हैं, अगर हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है तो। क्वेश्चन फॉर यू विशाल पर्टिकुलरली, सो आंसर करना जरूर। ठीक है? नाउ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड रिफॉर्म्स, कैसे कैसे लैंड रिफॉर्म हुए। शेड्यूल 9 तो भैया अलग ही शेड्यूल है। एनीवे, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट, ये सारा अभी आगे सब आएगा, सब पढ़ाऊंगा। पर ये आपके जब संविधान आप देखते हो ना, तो 2200 पार्ट हैं। 2200 पार्ट के बाद ऐसे 12 शेड्यूल बने हुए हैं, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब है। तो ये हमारा आपका संविधान का एक ऊपर से खाका है। नाउ यहां मेरा लेक्चर खत्म होता है। जो क्वेश्चंस मैंने इसमें पीडीएफ में दिए हुए हैं, आई वॉन्ट यू टू वंस गो थ्रू देम। आंसर उसमें लिखे ही थे। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है क्यों, आई एम देयर, अगले क्लास में लेंगे, उठाएंगे इनको। टिल देन यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।